ओके तो कैसे हैं आप लोग? हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज सी ए जय चावला, लाइव फ्रॉम भोपाल। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे पहले सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। और भगवान करे नवंबर 20 आपके सबके लिए, अगर जिनका नवंबर 20 अटैम्प्ट है, आप सबके लिए एक अच्छा अटैम्प्ट हो और सब अच्छे से पास हों, अच्छे नंबरों से पास हों, जल्दी जल्दी सीए बने। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन। आज का सेशन किस पे है? आज का सेशन है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, राइट? आज का सेशन है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो सेशन हम आज लेने वाले हैं वो 2 पार्ट्स में कवर किया जाएगा। अगर लगा तो 3 पार्ट्स भी हो सकते हैं, बट आई विल ट्राई कि 2 पार्ट्स में हो जाए। जो आज का सेशन रहेगा वो थोड़ा सा छोटा रहेगा, राइट? आज का सेशन जो रहेगा वो थोड़ा सा छोटा रहेगा। मैं आपको अभी स्क्रीन नहीं दिखा पा रहा हूँ, अभी मैं आपको स्क्रीन दिखा दूंगा थोड़ी देर में। तो आज का सेशन थोड़ा सा छोटा रहेगा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को 2 हिस्सों में कवर किया जाएगा। आज का सेशन है लेक्चर नंबर 10, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पार्ट 1। जो कल का लेक्चर होगा, अगला लेक्चर होगा, वो होगा लेक्चर नंबर 11, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पार्ट 2। ठीक है? क्योंकि अगर आपको मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। स्क्रीन शेयर कर लेता हूं, ये रहा। तो अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के 3 पेजेस हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के 3 पेजेस हैं। 1 सेकेंड। हाँ, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के जो हैं वो 3 पेजेस हैं। अब मुझे बताइए, कुछ आवाज़ आ रही है क्या? अभी भी कुछ फ़ैन वगैरह की कुछ बच्चे बोल रहे हैं आवाज़ आ रही है। मैंने थोड़ा सा अभी एडजस्टमेंट किया था, तो अब मुझे बताइए आवाज़ कम हुई कि नहीं हुई? टेल मी गाइस। अब आवाज़ ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं झिंगुर जैसी आवाज़ आ रही है। नहीं सर, कम नहीं हुई है। अच्छा हाँ सर, आ रही है अभी आवाज़, आ रही है अभी आवाज़। ये सर फ़ैन की आ रही है। अच्छा, फ़ैन की आवाज़ आ रही है, 1 सेकेंड रुक जाओ। अब बताओ, अब आवाज़ थोड़ी कम हुई कि नहीं? ट्री करके आ रही है। भाई अब तो चेंज हो गया होगा, अब तो ठीक है यार। मेरे हिसाब से मैंने फ़ैन बंद कर दिया। मैं बिना पंखे के पढ़ा रहा हूँ, बस एक छोटा सा फ़ैन सामने रखा हुआ है। वी कैन मैनेज, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं वी कैन मैनेज। जब व्हेन आई कैन मैनेज, जब मैं बिना पंखे के, मैंने पंखा बंद कर दिया, जब मैं बिना पंखे के पढ़ा सकता हूँ, तो तुम थोड़ी बहुत आवाज़ तो सही सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन। मेरे माइक में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। नहीं यार, माइक भी सही है।
मेरे माइक में भी प्रॉब्लम नहीं है। चलो, आज का लेक्चर लगभग हम 1 से सवा घंटे का लेंगे। थोड़ा सा आज का लेक्चर छोटा रहेगा। अभी 11:15 बज रहे हैं, तो मैं लेक्चर को लगभग 12 बजे तक करवाऊंगा। आप ध्यान से अब स्क्रीन पर ध्यान से देखिए मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना। मेरी कुछ बातों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली समझिएगा। हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं क्विक रिवीजन। अब जब हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर मैं आपको क्वेश्चंस तो करवाने वाला नहीं हूं, ठीक है। छुटपुट एग्जाम्पल्स वगैरह समझाना जरूरी होगा, जहां वहां मैं जरूर समझाऊंगा जो चीज कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूरी है। बट आप समझिएगा जरूर कि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है कि मतलब आपने ये रिवीजन क्लास देख ली और आपको मजा आ गया और सब कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हो सकता है आज का सेशन कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा ऊपर से भी जाए, ठीक है ना। जिन बच्चों ने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अच्छे से नहीं किया है, जिन बच्चों ने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अच्छे से किया है उनको ये समझ में तो आएगा। बट मैं स्पेसिफिकली बोलूंगा कि इस टॉपिक को ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको पार्ट में भी करना जरूरी है, इसलिए मैं आज करवा रहा हूं थोड़ा पार्ट, और बाकी पार्ट मैं अगली बार करवाऊंगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। बट कई बार ऐसी चीजें बीच में आती हैं जहां पर बिना क्वेश्चन सॉल्व किए मजा नहीं आएगा। वहां हो सकता है मुझे अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना पड़े छोटे से एग्जाम्पल में, ठीक है ना। बिकॉज अगेन आई एम सेइंग दिस इज नॉट अ पर्टिकुलर रेगुलर बैच, फास्ट ट्रैक बैच और माय बूस्टर बैच। ये एक क्विक रिवीजन है चार्ट का, ठीक है। तो इस चीज को प्लीज थोड़ा सा समझते हुए चलिएगा। चलो, ठीक है। अब थोड़ा सा आप प्लीज मैनेज करके चलिए। अपन कंसंट्रेट करेंगे अपन अभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे, ठीक है। चलिए बच्चों, 1 सेकेंड। ओके, स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का सेशन। बच्चों, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में डेरिवेटिव वाला जो पोर्शन है वो सबसे लास्ट में करवाया जाएगा। उसका पेज नंबर 3 पर जो भी डेरिवेटिव पोर्शन है वो हमने पेज नंबर 3 में कवर किया है, डेरिवेटिव वाला पोर्शन। अभी हम सबसे बेसिक से शुरू कर रहे हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से होता है। आइए स्टार्ट करते हैं रिवीजन करना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चार्ट से। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है, सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन पे। इंस्टेड डेफिनेशन को भी बाद में पढ़ना चाहिए, सबसे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा फाइनेंशियल असेट क्या होता है, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होता है, और इक्विटी क्या होता है। फाइनेंशियल असेट क्या होता है, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होता है, और इक्विटी क्या होता है। अरे यार, तुम लोग इतने सारे मैसेज एक ही बार में कर रहे हो। ऋषि मित्तल, थोड़ा सा तो यार तुम सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हो क्या, जो बार बार एक ही मैसेज करते जा रहे हो। कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है सबको। वेट अ मिनट। अब बताइए, अब भी वॉइस इशू आ रहा है क्या?
ठीक है, मुझे लगता है शायद अब बच्चे बोल रहे हैं अब मैनेजेबल है। क्या है, थोड़ा सा ना नखरे नाटक कम होने चाहिए। जब फैकल्टी खुद अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो बच्चे को भी कोशिश करनी चाहिए कि आप भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए। मैं अभी अपने एक टेम्पररी रिकॉर्डिंग रूम मैंने सेटअप किया है। यहाँ पर मेरा कोई परमानेंट, जैसा मैं पुणे में पढ़ाता था वहां पर एसी है मेरे पास, सब चीजें लाइटिंग वगैरह है, वो सब ठीक है। यहाँ पर मैं कैसे तैसे अरेंज करके किसी तरीके से कर रहा हूँ ताकि सिर्फ मैं आपको पढ़ा सकूं। बट अगर उसमें भी कुछ बच्चे मुझसे अजीबोगरीब तरीके से रिएक्ट करेंगे तो वो मुझे लगेगा कि यार बस इसका मतलब बस एडजस्टमेंट मुझे रिक्वायर्ड है, बच्चों को रिक्वायर्ड नहीं है रियली मतलब। और जहां तक बात है फाउंडेशन और फाइनल की, वो बात इसीलिए है क्योंकि फाउंडेशन का बच्चा इमैच्योर होता है, फाइनल का बच्चा मैच्योर होता है। तो आप समझ लो कि आप कौन हो। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं सेशन। मैं लाइव चैट को इनेबल कर रहा हूं, डिसेबल कर रहा हूं। मैं लाइव चैट को डिसेबल कर रहा हूं। चलिए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को समझने से पहले हमें तीन बातें समझनी पड़ती हैं। सभी मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले जब आप अपना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक निकालते हो तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियल एसेट क्या होती है, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होती है और इक्विटी क्या होती है। इन तीनों की डेफिनेशन पहले क्लियर करना जरूरी है, उसके बाद अपन चलेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन पे। ठीक है, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल एसेट मतलब क्या? फाइनेंशियल एसेट में आप देखेंगे ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हैं। फाइनेंशियल एसेट मतलब क्या क्या? सबसे पहले फाइनेंशियल एसेट मींस कैश इंक्लूडिंग बैंक डिपॉजिट्स। आपके पास जितना भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, जो भी आपके पास कैश है या फिर कैश इक्विवेलेंट्स है, मतलब बैंक डिपॉजिट्स है, फिक्स डिपॉजिट्स है, रिकरिंग डिपॉजिट्स है, आपका कैश किसी भी फॉर्म में पड़ा है, ठीक है ना, आपका कैश बैंक में रखा है या फिर आपके पास इन हैंड है, जो भी है वो सब चीजें आपकी क्या होती हैं? फाइनेंशियल एसेट। दूसरा, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी। अगर आपने किसी दूसरी कंपनी के शेयर होल्ड किए हैं, रिलायंस कंपनी के शेयर होल्ड किए हैं, टाटा कंपनी के शेयर होल्ड किए हुए हैं, ठीक है ना, तो आपने किसी भी कंपनी के अगर शेयर होल्ड किए हुए एज एन इन्वेस्टमेंट, तो वो भी, उसको भी आप बाय डिफॉल्ट क्या बोलोगे? फाइनेंशियल एसेट। तीसरा, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट मतलब जहां पर फिजिकल डिलीवरी नहीं होती, राइट, जहां पर फिजिकल डिलीवरी नहीं होती और जहां पर मिनिमम पैसा लगाए में या फिर नो इन्वेस्टमेंट किए हुए या फिर मिनिमम इन्वेस्टमेंट किए हुए आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग करते हो। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जैसे फ्यूचर्स, ऑप्शंस, राइट, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, फॉरवर्ड्स, हेज इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स भी फाइनेंशियल एसेट होते हैं। चौथा, राइट टू रिसीव। अब यहां से इंपॉर्टेंट है, फोर्थ से इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के तीन बहुत ही इजी थे। पहला कैश इंक्लूडिंग बैंक डिपॉजिट्स, दूसरा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी, खुद की एंटिटी का नहीं, और तीसरा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। चौथा क्या है? चौथा है राइट टू रिसीव कैश और अदर फाइनेंशियल एसेट। अब मान लीजिए राइट टू रिसीव कैश मतलब मेरा डेटर है, मुझे अपने डेटर से पैसा लेना है, मैंने अपने फ्रेंड को लोन दिया, मुझे उससे पैसा वापस लेना है। व्हाट इज दिस? राइट टू रिसीव कैश। अब मान लीजिए मैंने एक सेल किया, कस्टमर को गुड सेल किया और कस्टमर ने मुझे बोला कि वो मुझे कैश नहीं देगा, वो मुझे बिल्डिंग देगा, तो क्या ये राइट टू रिसीव कैश है? नहीं। क्या ये राइट टू रिसीव इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है? नहीं, ये राइट टू रिसीव बिल्डिंग है। राइट टू रिसीव बिल्डिंग है, मतलब अल्टीमेटली मेरे पास आने वाला क्या है? बिल्डिंग। बिल्डिंग बेटा फाइनेंशियल एसेट नहीं होती, बिल्डिंग फाइनेंशियल एसेट नहीं होती, बिल्डिंग एसेट होती है पर फाइनेंशियल एसेट नहीं होती है, ठीक है ना। अब मेरे कस्टमर ने मुझे बोला कि वो मुझे रिलायंस कंपनी के शेयर दे देगा, तो ये क्या है? राइट टू रिसीव इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर कंपनी, मतलब राइट टू रिसीव अदर फाइनेंशियल एसेट। तो यस, ये भी एक फाइनेंशियल एसेट है। मतलब मुझे मेरे कस्टमर से क्या मिलने वाला है ये मुझे देखना पड़ेगा। कैश मिलने वाला है तो ये फाइनेंशियल एसेट में दिखाऊंगा, बिल्डिंग मिलने वाला है तो ये फाइनेंशियल एसेट नहीं है, एसेट है पर फाइनेंशियल एसेट की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली बिल्डिंग मिलने वाला है। इक्विटी शेयर मिलने वाला है किसी दूसरी कंपनी का, तो वो फाइनेंशियल एसेट है। आई मेरी बात समझ में? अच्छा, राइट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी अंडर फेवरेबल टर्म्स। अब ये फेवरेबल टर्म्स क्या है? इस फेवरेबल टर्म को थोड़ा सा
हाईलाइट कर दीजिएगा। फेवरेबल टर्म्स, हम दो दोस्त हैं, आप और मैं दोस्त हैं, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि आने वाली अगले महीने की 10 तारीख को मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा और तुम मुझे रिलायंस कंपनी का शेयर दोगे। वो शेयर आज 100 रुपए का है, कल कितने का होगा इससे कोई मतलब नहीं है, कल कितने का होगा इससे कोई मतलब नहीं है, कल हो सकता है 10 तारीख तक वो बढ़ जाए या गिर जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। तुम तो मुझे ये शेयर दे रहे हो और मैं तुम्हें 100 रुपए दे रहा हूं। अब हम दोनों में ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ फाइनेंशियल एसेट का एक्सचेंज कर रहे हैं। मतलब मैं तुम्हें कैश दूंगा, ये फाइनेंशियल एसेट है, और तुम मुझे इक्विटी शेयर दोगे रिलायंस कंपनी के, ये फाइनेंशियल एसेट है। दो फाइनेंशियल एसेट्स का आपस में आदान प्रदान हो रहा है, या फिर दो फाइनेंशियल लायबिलिटीज का आपस में एक्सचेंज हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, जिसमें एक पार्टी फेवरेबल कंडीशन पे बैठी है और दूसरी पार्टी ऑब्वियसली अनफेवरेबल कंडीशन पे बैठी है। मतलब अब हमने ये डिसाइड किया कि सितंबर की 10th को हम ये एक्सचेंज करेंगे 100 रुपए पे। 10 सितंबर आने से पहले 30 अगस्त आया, मान लीजिए 30 अगस्त मेरी बैलेंस शीट डेट है, फॉर एग्जांपल मेरी बैलेंस शीट डेट है। मैं बैलेंस शीट डेट पर देख रहा हूं कि मेरी पोजीशन क्या है। मैंने देखा कि यार मुझे 100 रुपए देने हैं आने वाले 10 दिन बाद, जबकि जो शेयर मुझे मिलने वाला है आज उसकी शेयर की मार्केट वैल्यू 105 रुपए की हो चुकी है। मतलब शेयर 5 रुपए से बढ़ चुका है। मतलब आज मैं फेवरेबल कंडीशन में हूं, क्योंकि मुझे सिर्फ देने 100 रुपए हैं, जबकि मुझे मिलने वाला क्या है, मुझे 105 रुपए मिलने वाला है। मतलब मैं 5 रुपए जो है वो मुझे एक्स्ट्रा मेरा फायदा होने वाला है। दैट 5 रुपीज इज फाइनेंशियल एसेट फॉर मी। अंडरस्टूड और नॉट? और सेम जो तुम्हारी जो सिचुएशन है वो अनफेवरेबल सिचुएशन है, इसीलिए तुम फाइनेंशियल लायबिलिटी मानोगे उस 5 रुपए को। अंडरस्टूड और नॉट? सो ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जहां पर दो पार्टीज एक दूसरे के साथ फाइनेंशियल एसेट्स को एक्सचेंज करें, दोनों पार्टीज के पास फाइनेंशियल एसेट है और वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करें, और एक्सचेंज करने के कारण क्या बोलते हैं, एक पार्टी फेवरेबल कंडीशन पे बैठी है और दूसरी पार्टी अनफेवरेबल, तो जो पहली पार्टी बैठी है फेवरेबल कंडीशन में, उसके लिए अपन बोलेंगे इट इज फाइनेंशियल एसेट। अब जो सिक्स्थ वाला पॉइंट है, मैं उसको थोड़ी देर के लिए पेंडिंग कर रहा हूं। सिक्स्थ वाले पॉइंट को मैं थोड़ी देर के लिए पेंडिंग कर रहा हूं, मैं छोड़ देता हूं। क्यों छोड़ देता हूं? क्योंकि सिक्स्थ वाला पॉइंट समझाने के लिए मुझे कुछ और चीजें समझानी पड़ेंगी। तो फिलहाल फाइनेंशियल एसेट में 5 चीजें होती हैं। कौन कौन सी 5 चीजें? कैश इंक्लूडिंग बैंक डिपॉजिट्स, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अनदर एंटिटी अगर आपने होल्ड किए हैं इन्वेस्टमेंट, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आप डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में डील कर रहे हो और आप अगर प्रॉफिट पोजीशन पे हो तो ही तो आपके लिए एसेट होगा ना। अगर आप लॉस पोजीशन पे हो तो आपको पे करना पड़ेगा, तो आपके लिए लायबिलिटी होगा। चौथा मैंने क्या बोला? राइट टू रिसीव द कैश और राइट टू रिसीव एनी अदर फाइनेंशियल एसेट। उसमें याद रखना बिल्डिंग वाला फाइनेंशियल एसेट नहीं होता। और 5वां राइट टू एक्सचेंज, हर पार्टी को, एक पार्टी को एक्सचेंज करने का अधिकार है फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी विद अनदर पार्टी अंडर फेवरेबल टर्म्स। ठीक है? अच्छा, 6th पॉइंट को मैंने पेंडिंग छोड़ा है, इसलिए मैंने यहां पर उसको सर्किल कर दिया। 6th पॉइंट को मैंने पेंडिंग छोड़ा है। तो ये हो गया आपका फाइनेंशियल एसेट। अब आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी। आइए बेटा, फाइनेंशियल लायबिलिटी। अब फाइनेंशियल लायबिलिटी अगर आपको याद रखना है तो मैं आपको बोलूंगा सिर्फ फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन को याद रखो, आपको फाइनेंशियल लायबिलिटी अपने आप याद हो जाएगा। कैसे अपने आप याद होगा? सुनो, फाइनेंशियल एसेट में क्या था? सबसे पहला फाइनेंशियल एसेट में क्या था? कैश इंक्लूडिंग बैंक डिपॉजिट। उसका उल्टा कुछ नहीं होगा, नेगेटिव कैश कुछ नहीं होता। ठीक है ना? बैंक, अगर आप बोलोगे बैंक ओडी तो वो दूसरी पॉइंट में आ जाएगा, डोंट वरी। तो कैश इंक्लूडिंग बैंक डिपॉजिट, इसका नेगेटिव कुछ भी नहीं होगा। दूसरा, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी, इसका उल्टा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी हमारे लिए एसेट है। तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट खुद की एंटिटी का लायबिलिटी नहीं होती, वो इक्विटी होती है। तो ये 2 पॉइंट तो काट दो। अब कहां से शुरू करते हैं? डेरिवेटिव से। तो आइए देखिए, यहां पर भी आ गया डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, पहला डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। पर यहां पर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंशियल लायबिलिटी कब होगा? जब आपको कुछ पे करना है, जब आपको कुछ सेटलमेंट करना है, जब आपका सेटलमेंट है, पेबल है। जब पेबल वाली सिचुएशन है तो इसका मतलब डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी का नेचर है। अच्छा, उसके बाद क्या था? राइट टू रिसीव कैश और एनी अदर फाइनेंशियल एसेट। यहां पर क्या है? ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश और एनी अदर फाइनेंशियल एसेट। वहां था राइट टू रिसीव कैश, अब यहां पर है कि मुझे पेमेंट करना है, मुझे कैश पे करने की ऑब्लिगेशन है। मतलब मेरे पास कुछ क्रेडिटर्स हैं, मैंने कुछ बैंक लोन लिए हैं, बैंक ओडी है,
जितने भी आपके लोन्स होते हैं, बोरोइंग्स होती हैं, वो सब आपके इस कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि आपको ऑब्लिगेशन होता है, ऑब्लिगेशन टू डिलीवर द कैश। अब मान लीजिए मैंने गुड्स परचेज किया कस्टमर से, सॉरी सप्लायर से, और सप्लायर को मैंने बोला कि मैं आपको कैश नहीं दूंगा, मैं आपको इक्विटी शेयर दूंगा रिलायंस कंपनी का, तो भी अब मेरी ऑब्लिगेशन क्या है, मुझे उसको इक्विटी शेयर देना है, मतलब ऑब्लिगेशन टू डिलीवर एनी अदर फाइनेंशियल एसेट। आई मेरी बात समझ में? ये होगा, तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, ये भी आपका बन जाएगा फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो चलो ये भी 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा, ऑब्लिगेशन टू एक्सचेंज एनी फाइनेंशियल एसेट लायबिलिटी अंडर अनफेवरेबल टर्म्स, ये भी वैसा ही हो गया। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक के लिए फेवरेबल होगा तो दूसरे के लिए अनफेवरेबल होगा, पहले के लिए फेवरेबल होगा तो उसके लिए फाइनेंशियल एसेट होगी, तो दूसरे के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी। ये 3 चीजें तो बहुत ही इजी हो गई। तो इसका मतलब जो 4th वाली चीज हो गई उसको पेंडिंग छोड़ दो। क्यों? क्योंकि वो जो 6th वाला पॉइंट मैंने पेंडिंग छुड़वाया है, उसी के अपोजिट 4th वाला पॉइंट इसका मैं पेंडिंग छुड़वा रहा हूं, जो मैं आपको थोड़ी देर बाद में समझाऊंगा। तो आपको ये 2 बातें समझ में आ गई होंगी, फाइनेंशियल एसेट क्या होता है, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होता है। अब आते हैं अपन इक्विटी क्या होता है। इक्विटी मीन्स व्हाट? अब इक्विटी पे आइए। इक्विटी मतलब क्या होता है? इक्विटी मतलब क्या होता है, आइए उस पे चलते हैं। इक्विटी मीन्स व्हाट? रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द नेट असेट्स ऑफ एंटिटी। रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द नेट असेट्स ऑफ एंटिटी मतलब सर, इक्विटी मतलब ऐसी कोई भी इंस्ट्रूमेंट जहां पर, इक्विटी मतलब ऐसी कोई भी चीज जहां पर कंपनी के पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है पे करने की। मतलब यह है कि मैंने इक्विटी शेयर इशू किया मिस्टर एक्स से और मैंने डिबेंचर इशू किए मिस्टर वाई से। अब मुझे मिस्टर वाई को रीपे करना जरूरी है क्योंकि मैंने उससे डिबेंचर इशू किया है, तो डिबेंचर मेरा फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा। पर मैंने मिस्टर एक्स से इक्विटी शेयर इशू किया है, इसका मतलब मेरी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है मिस्टर एक्स के प्रति, ऑब्लिगेशन नहीं है। हां, अगर मेरी कंपनी बंद हो गई, बंद होने के बाद मिस्टर वाई को देने के बाद, सबको पे करने के बाद, सारी लायबिलिटीज डिस्चार्ज करने के बाद अगर कुछ बच गया तो वो एक्स का होगा। अब वो कितना भी बच गया, चाहे वो ज्यादा बचे कम बचे, वो मिस्टर एक्स का होगा। मतलब ये इक्विटी मतलब ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जहां पर कंपनी की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, जो ऑब्लिगेशन वर्ड यूज हो रहा था ना, ऑब्लिगेशन टू डिलीवर द कैश, जहां पर ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कंपनी की कि वो आपको कैश पे करे, ठीक है ना, वो एक रेसिडुअल इंटरेस्ट है। मतलब आपको तभी मिलेगा जब एंड में रिमेनिंग बच जाएगा। अगर ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। इसीलिए आपको याद होगा, आपने बचपन से पढ़ा होगा, कम से कम सीए इंटर से तो पढ़ा ही होगा कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वो सबसे रिस्की होते हैं और उसमें सबसे हाई रिटर्न एक्सपेक्टेड होता है। क्यों? क्योंकि हाई रिटर्न इसलिए एक्सपेक्टेड होता है क्योंकि वो रेसिडुअल होते हैं, बेचारों को सबसे एंड में मिलता है। रिस्की होते हैं क्योंकि सबसे एंड में मिलता है, बचेगा जितना उतना मिलता है। तो इसीलिए इक्विटी मींस रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द नेट असेट्स ऑफ एंटिटी, मतलब एंटिटी के नेट असेट्स में सबसे लास्ट में उनका हक होता है, जितना बचेगा उतना। इट इंक्लूड्स, अब इसमें 3 चीजें आती हैं। पहला, नॉन पुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स। आप बोलोगे सर ये नॉन पुटेबल क्या होते हैं? नॉन पुटेबल इंस्ट्रूमेंट तो आपने पढ़ा होगा डेरिवेटिव में, एसएफएम में पुट, आपने पुट कॉल पढ़ा होगा ना। तो मैं यहां पर कॉल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पुट की बात कर रहा हूं। पुट मतलब क्या? पुट मतलब क्या होता है? पुट मतलब होता है राइट टू सेल। आपने पढ़ा होगा, सेल करना, पुट मतलब सेल करना, कॉल मतलब खरीदना, तो पुट मतलब सेल। तो यहां पर है नॉन पुटेबल इंस्ट्रूमेंट। इक्विटी में सबसे पहले नॉन पुटेबल इंस्ट्रूमेंट आते हैं। मतलब क्या? अगर मैंने आपको इक्विटी शेयर इशू किए हैं तो वो इक्विटी शेयर आपके पास आ गए, अब आपके पास कोई अधिकार नहीं कि वो इक्विटी शेयर आप वापस मेरे पास आके मुझे सेल कर सको। मतलब ये जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है वो नॉन पुटेबल है। नॉन पुटेबल मतलब इक्विटी होल्डर के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो अब मुझे वापस आके ये बेचे। तू मार्केट में किसी और को बेच दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट इशुइंग कंपनी को तू वापस ये शेयर बेच नहीं सकता। दिस इज अ नॉन पुटेबल इंस्ट्रूमेंट। इक्विटी शेयर बाय डिफॉल्ट नॉन पुटेबल होते हैं। दूसरा, कभी कभार कुछ इक्विटी शेयर पुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं। यस, पुटेबल। अब पुटेबल मतलब तेरे पास अधिकार है, मैंने तेरे को राइट दिया है कि तू मुझे, अगर कुछ कंडीशन फुलफिल हो गई तो तू मुझे ये शेयर, इक्विटी शेयर वापस से सेल कर सकता है एट योर फेवरेबल टर्म्स, एट योर फेवरेबल टर्म्स। अब ऑब्वियसली पुट ऑप्शन तू कब अप्लाई करेगा? जब तेरे को फायदा होगा सेल करने में।
तो एट योर फेवरेबल टर्म्स जब तू मुझे ये सेल कर सकता है और मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है कि मुझे ये तेरे से वापस लेना ही पड़ेगा, उसको बोलते हैं पुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? तो पुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स भी अंडर सम कंडीशंस पुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स भी आपके इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। आई मेरी बात समझ में? ये दो बातें इंपॉर्टेंट क्लियर हो गई। अब तीसरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रूमेंट्स विच आर कन्वर्टेबल इनटू फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, विच आर कन्वर्टेबल इनटू फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझें अपन। हम यहां पर बात कर रहे हैं फिक्स्ड टू फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट, फिक्स्ड टू फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट की। सर ये फिक्स्ड टू फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट मतलब, फिर से पढ़ रहा हूं, इंस्ट्रूमेंट विच आर कन्वर्टेबल इनटू फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर, जो डिबेंचर है मैंने आपको डिबेंचर इशू किया, मान लीजिए कन्वर्टेबल डिबेंचर है, मैंने आपको कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किया और मैंने आपको बोला कि 4 साल बाद ये डिबेंचर इक्विटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 4 साल बाद ये इक्विटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सुनिएगा ध्यान से, कन्वर्टेबल आफ्टर 4 इयर्स, कन्वर्टेबल आफ्टर 4 इयर्स, 4 साल बाद ये कन्वर्ट करना पड़ेगा इक्विटी में। मैंने ठीक है सर, किस तरीके से कन्वर्ट करोगे? जो भी प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस होगा इक्विटी शेयर का जो भी प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस होगा उस प्राइस पर ये कन्वर्ट हो जाएगा। मान लीजिए ये डिबेंचर 10 लाख के, कितने के हैं? 10 लाख रुपीस के। मान लीजिए ये डिबेंचर 10 लाख रुपीस के हैं। ये डिबेंचर कितने के हैं? 10 लाख रुपीस के हैं। ये डिबेंचर 10 लाख रुपीस के हैं और मैं इन डिबेंचर्स को कन्वर्ट करूंगा 4 साल बाद इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, कितने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दूंगा ये मुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि 4 साल बाद इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की जो भी मार्केट प्राइस होगी उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट होगा। मान लीजिए मार्केट प्राइस 50 रुपए है तो 10 लाख डिवाइड बाय 50, 10 लाख डिवाइड बाय 50 20,000। मान लीजिए 50,000 नहीं है, 50 रुपए नहीं है, 25 रुपए है तो 40,000। मतलब ये जो डिबेंचर मैं कन्वर्ट करने वाला हूं फ्यूचर में, कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देने वाला हूं मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है कि इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस 4 साल बाद कितनी होगी। क्या मैं बोल सकता हूं कि जो ये डिबेंचर है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच इज कन्वर्टेबल इनटू फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर? नो। क्यों? क्योंकि जो ये डिबेंचर है 4 साल बाद इक्विटी में कन्वर्ट तो होगा, बट कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मिलेंगे ये नहीं कह सकते। क्या ये फिक्स नंबर पहले से ही पता है क्या मुझे कि फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने वाला है? द आंसर इज नो। बट यही मैं बोलूं कि नहीं भाई, मैं प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पे कन्वर्ट नहीं करूंगा। मैंने तो आपको आज ही बता दिया कि ये 10 लाख रुपए के डिबेंचर हैं, 100 रुपए की फेस वैल्यू है, मतलब 10,000 डिबेंचर हैं और कन्वर्जन रेशियो जो होगा वो होगा 3:1, मतलब 1 के बदले 3। और मैंने ये फर्स्ट डे से इनिशियली मैंने आपको बता दिया कि 3:1 कन्वर्जन रेशियो होगा, मतलब 1 के बदले आपको 3 शेयर मिलेंगे। इसका मतलब 10,000 डिबेंचर के बदले आपको 30,000 शेयर मिलेंगे। पहले दिन से ही मैंने बता दिया कि मैं आपको 30,000 शेयर देने वाला हूं। दैट मीन्स आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट अब है, क्या मैं कह सकता हूं कि अब ये दीज आर कन्वर्टेबल इनटू फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर? यस। ऐसे केस में इस कन्वर्टेबल डिबेंचर को मैं आज से ही इक्विटी का दर्जा दूंगा, मैं उसको फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मेरी कोई ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश नहीं है। इवन सिर्फ मेरे को फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देने हैं और वो पहले से ही मुझे पता है। ठीक है, अब इस पॉइंट को वैलिड करने के लिए
मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो मैंने ऊपर कुछ पॉइंट पेंडिंग किए थे, ये पॉइंट में मैंने अभी क्या बोला, मैं पहले रिवाइज करवा लेता हूं। इक्विटी मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट विच इज कन्वर्टेबल इन फ्यूचर इनटू फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, मतलब पहले दिन से ही मुझे पता है कि वो फिक्स नंबर ऑफ शेयर में कन्वर्ट होने वाला है। अब आप इसी पॉइंट को कैसे समझोगे? मैं फाइनेंशियल लायबिलिटी के पॉइंट में आ रहा हूं, और फाइनेंशियल लायबिलिटी का जो फोर्थ वाला पेंडिंग पॉइंट है उसको पढ़ो। फाइनेंशियल लायबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन टू सेटल एंटिटीज ओन इक्विटी इन वेरिएबल नंबर्स। सुनना क्या, इसको कैसे पढ़ना है फिर से पढ़िए। ऑब्लिगेशन टू सेटल द इंस्ट्रूमेंट, यहां लिखिएगा इंस्ट्रूमेंट, ऑब्लिगेशन टू सेटल द इंस्ट्रूमेंट इनटू एंटिटीज ओन इक्विटी, एंटिटीज ओन इक्विटी शेयर इन वेरिएबल नंबर्स, इन वेरिएबल नंबर्स, इन वेरिएबल नंबर्स, वेरिएबल नंबर्स मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको मुझे सेटल करना है फ्यूचर में अपने खुद के ही इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में। मतलब आज मैंने डिबेंचर इशू किया, ठीक है, डिबेंचर एक इंस्ट्रूमेंट है, मैंने बोला कि 4 साल बाद मैं आपको इसको कन्वर्ट करूंगा, ठीक है, किसमें? मैं आपको इसके बदले इक्विटी शेयर दूंगा। मतलब मैंने बोल दिया कि ऑब्लिगेशन टू सेटल दिस इंस्ट्रूमेंट इनटू माय ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, पर मैं कितने दूंगा ये नहीं बता सकता, इनटू वेरिएबल नंबर्स। इसका मतलब वापस से एग्जांपल पे आए, जो मैंने आपको ये डिबेंचर वाला एग्जांपल दिया, जहां मैंने आपको प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस वाला बोला कि मार्केट प्राइस अगर 50 रुपए होगी तो 20,000 शेयर दूंगा, मार्केट प्राइस 25 रुपए होगी तो 40,000 शेयर दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उस टाइम पर जहां पर मैंने ये बोला था कि मार्केट प्राइस जितनी भी होगी उतने शेयर आपको दूंगा, इसका मतलब शेयर में वेरी डिपेंड करता है कि शेयर कितने होंगे, वो डिपेंड करता है मार्केट प्राइस पे, और वो मुझे पता नहीं कि मार्केट प्राइस कितनी होगी। इसका मतलब यहां पर मेरी ऑब्लिगेशन है डिबेंचर्स को कन्वर्ट करने की मेरे ही इक्विटी शेयर में, पर कितने इक्विटी शेयर दूंगा वो मैं नहीं बोल सकता। दैट मींस इट इज वेरिएबल। इसका मतलब जो प्रीवियस एग्जांपल था जहां पर मैंने मार्केट प्राइस लिया था, ऐसे केस में उन डिबेंचर्स को मैं क्या बोलूंगा? फाइनेंशियल लायबिलिटी, क्योंकि वो ऊपर की डेफिनेशन में कवर हो रहा है यहां पर वेरिएबल नंबर्स। बट यहां पर जैसे ही मैंने बोल दिया कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो डिबेंचर्स को इक्विटी में कन्वर्ट करूंगा, वो भी फिक्स नंबर में, पहले दिन से ही बोल रहा हूं, तो वो जो एक डिबेंचर है उस डिबेंचर को मैं इक्विटी कैटेगरी में रखूंगा पहले ही दिन से, फर्स्ट डे से मैं उसको इक्विटी कैटेगरी में रखूंगा। अब आप समझ पाओगे कि फाइनेंशियल लायबिलिटी में कौन सी चीज आती है और इक्विटी में कौन सी चीज आती है। ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कि आगे चल के कन्वर्ट होगा इनटू फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, वो इक्विटी होगा, क्योंकि पहले दिन से ही आपको पता है कि कितना इक्विटी आपको इशू करना है। ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो आगे चल के कन्वर्ट होगा इनटू इक्विटी शेयर, एंटिटी के खुद के इक्विटी शेयर में, बट एंटिटी को ये पता नहीं कि वो कितने इक्विटी शेयर देने पड़ेंगे, वो वेरी करेगा। आ रही बात समझ में कि नहीं? वो डिपेंड करेगा। आ रही मेरी बात समझ में कि नहीं? आप समझो बात को। इसका मतलब यहां समझो बात को, मैं यहां पर 3:1 बोल रहा हूं, मैं यहां पर 3:1 बोल रहा हूं, मतलब मैं आगे चल के आपको 30,000 शेयर दूंगा। अब आगे चल के अगर शेयर की वैल्यू अगर 10 रुपए भी रही तो इंटू 10, तो इसका मतलब आपको 3 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि डिबेंचर कितने थे? 10 लाख। इसका मतलब तेरे डिबेंचर कितने के भी हो, मुझे तो 3 लाख रुपए के शेयर देने। मतलब मेरी ऑब्लिगेशन 10 लाख रुपए सेटल करना नहीं है, मेरी ऑब्लिगेशन 30,000 शेयर इशू करने की है, और वो पहले से ही फिक्स है। इसका मतलब ये कोई मेरी ऑब्लिगेशन नहीं है, मुझे पहले से ही पता लग गया कि मुझे तो आगे चल के 30,000 शेयर इशू करने, तो ये मेरा इक्विटी है। अब वो 30,000 की शेयर की वैल्यू 3 लाख हो, 4 लाख हो, 10 लाख हो, 15 लाख हो, 20 लाख हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहां पर देख, वेरिएबल नंबर्स, वेरिएबल नंबर्स मतलब आगे चल के शेयर का प्राइस जो भी रहेगा, 50 रुपए रहेगा, तो 10 लाख रुपए के जो डिबेंचर होंगे उसको 50 से डिवाइड करेंगे, 75 होगा तो 10 लाख को 75 से डिवाइड करेंगे, 150 होगा तो 75 से नहीं 150 से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब मेरी ऑब्लिगेशन है कि मुझे पूरा का पूरा 10 लाख सेटल करना ही है। इसका मतलब मुझे डिबेंचर पूरा इंस्ट्रूमेंट 10 लाख का सेटल करना है। इसका मतलब जो मैं तेरे को शेयर दे रहा हूं वो वेरिएबल नंबर में है, मतलब मैं कहीं ना कहीं कैश के बदले शेयर दे रहा हूं, बट उतना ही दे रहा हूं जितना मुझे कैश देना चाहिए। मैं आज उतने की वैल्यू ही सेटल कर रहा हूं। दैट मींस मेरी लायबिलिटी कैश के बराबर है। इट इज एज गुड एज सेटलिंग कैश, it is as good as settlement in cash, and that is the reason we have treated this variable as financial liability. अब आप अगर फाइनेंशियल एसेट वाला पॉइंट पढ़ोगे तो सेम टू सेम पॉइंट है, क्या? कॉन्ट्रैक्ट विच इज टू बी सेटल्ड इन एंटिटीज ओन इक्विटी इन वेरिएबल नंबर्स। अब सर वो असेट कब होगा और लायबिलिटी कब होगा? सीधी बात है, असेट तब होगा जब हमारी फेवरेबल टर्म्स होंगी, और लायबिलिटी तब होगा
जब हमारी अनफेवरेबल टर्म्स होगी, सिंपली इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड एज करेंसी। मैं आपको अभी यही बताने वाला था कि जब वेरिएबल होता है तो इसका मतलब क्या है कि मैं आपको पूरा का पूरा 10 लाख के बराबर, या तो मैं आपको 10 लाख का कैश दे दूं या तो मैं आपको 10 लाख के बराबर की वैल्यू के शेयर दे रहा हूं। दैट मींस कहीं ना कहीं मैं इक्विटी शेयर को कैश की तरह यूज कर रहा हूं, करेंसी की तरह यूज कर रहा हूं। अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो भी आप उसको फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन में रखेंगे, पर अगर फिक्स है तो हम उसको इक्विटी की डेफिनेशन में रखेंगे। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने 3 पॉइंट्स पढ़े, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी। अब अपन आते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन पे। सर ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिस कॉन्ट्रैक्ट से 2 पार्टीज होती हैं, 2 पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट क्रिएट होता है। एक पार्टी के लिए फाइनेंशियल एसेट होगी, मतलब फेवरेबल पॉइंट होगा, और दूसरी पार्टी के लिए या तो फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी या तो इक्विटी होगी। दूसरी पार्टी के लिए या तो फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी या तो इक्विटी होगी। जैसे मैंने आज आपको शेयर इशू किए, ठीक है ना, मैं आपको शेयर फ्यूचर में इशू करूंगा, आप मुझे कैश दोगे, मैं आपको इक्विटी शेयर दूंगा, तो मुझे क्या मिलने वाला है? कैश, मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट। सॉरी, मुझे क्या मिलने वाला है? कैश। मैं आपको शेयर इशू करने वाला हूं, आपको क्या मिलने वाला है? आप मुझे कैश देने वाले हो और आपको क्या मिलने वाला है? इक्विटी शेयर। तो आपको मेरी कंपनी का इक्विटी शेयर मिलेगा तो आपके लिए फाइनेंशियल एसेट हो गई, और मैं आपको इक्विटी शेयर इशू करूंगा, मेरा खुद का इक्विटी है तो ये मेरे लिए हो गई इक्विटी। मैंने आपसे लोन लिया, आपके लिए एसेट, मेरे लिए लायबिलिटी। तो एक के लिए फाइनेंशियल एसेट, दूसरे के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी, या फिर दूसरे के लिए इक्विटी। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अभी तक हमने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी है। डेफिनेशन के बेस पर लाइव चैट को एनेबल कर रहा हूं, आप मुझे बता दीजिए अगर आपको कुछ डाउट हो तो। सर एफएल के फोर्थ पॉइंट पर भी तो वैल्यू जो सेटल करना है वो फिक्स है। बेटा 10 लाख सेटल करना है, 10 लाख कितने इक्विटी शेयर में सेटल करना है वो फिक्स नहीं है ना मेरे भाई। अब ऐसे तो तुम्हें यहां पर भी वो तो फिक्स हो गया, ऐसे तो फिक्स तो यहां पर भी है। 1 सेकेंड, स्क्रीन चली गई क्या? हाँ, ऐसे तो फिक्स यहां पर भी है कि मैंने आपसे 10 लाख रुपए का लोन लिया, मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, ऐसे तो यहां पर भी फिक्स है। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि फिक्स है, इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सी चीज फिक्स है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट फिक्स है क्या? जो मैं आपको देने वाला हूं, जिस तरीके से मैं आपको सेटल करने वाला हूं, अगर मैं आपको कैश देने वाला हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है। अगर मैं आपको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट देने वाला हूं तो मुझे देखना है कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में फिक्स देने वाला हूं कि मुझे नहीं पता कि मैं कितना देने वाला हूं। अगर फिक्स देने वाला हूं तो वो इक्विटी है, अगर मुझे नहीं पता कि मैं कितना देने वाला हूं तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है। सर ये फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन में लास्ट पॉइंट नहीं समझ आया, बिकॉज हमारी ऑब्लिगेशन तो फिक्स है, सो फाइनेंशियल लायबिलिटी ही होगा। ऑब्लिगेशन तो फिक्स है, मतलब निखिल मैं आपका पॉइंट बल्कि नहीं समझ पाया, कौन सा वाला पॉइंट बोल रहे हो? फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन में 6th पॉइंट नहीं समझ में आया, ये वाला, कॉन्ट्रैक्ट विच इज टू बी सेटल्ड इन एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इन वेरिएबल नंबर्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। 2 लोग हैं, मैंने आपको डिबेंचर इशू किए हैं, आपको डिबेंचर इशू किए मैंने। अब मेरे पास मुझे क्या है, मुझे आपको क्या देना है? मुझे आपको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट देना है फिक्स नंबर में, तो मेरे लिए वो इक्विटी है, आपके लिए फाइनेंशियल एसेट है। दूसरा, मुझे आपको इक्विटी शेयर देना है, बट कितने दूंगा? वेरिएबल है, मेरे लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है, आपके लिए फाइनेंशियल एसेट है, वेरिएबल है। आई मेरी बात समझ में? सर अगर F2F टेस्ट पास ना हो तो उसे FL मानेंगे क्या हमेशा? यस। ये जो F2F मैंने लिखा है ना, कहां लिखा? फिक्स टू फिक्स कॉन्ट्रैक्ट मैंने यहां पर क्या लिखा? ये F2F क्या है? फिक्स टू फिक्स मतलब 10 लाख ही देने हैं और 30,000 शेयर देने हैं।
10 लाख फिक्स है, मुझे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं देना, और 30,000 शेयर फिक्स है, मुझे 1 शेयर भी ज्यादा नहीं देना, 1 शेयर भी कम नहीं देना। फिक्स टू फिक्स, अगर फिक्स टू फिक्स कंडीशन फुलफिल होती है तो मुझे उसको हमेशा इक्विटी मानना है, अदरवाइज मुझे उसको फाइनेंशियल लायबिलिटी मानना है। प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड के लिए क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव क्या होगा? डिपेंड करता है बेटा। प्रेफरेंस शेयर्स अगर आपका सिंपली अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना चाहते हो कैश में तो वो आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी है, पर अगर प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट होने वाले हैं फ्यूचर में इक्विटी में तो ये पॉइंट नंबर 4 आ गया। आपको उसके हिसाब से सेट करना पड़ेगा कि वो वेरिएबल में कन्वर्ट होगा कि फिक्स में कन्वर्ट होगा, डिपेंड करता है। आई गेव कैश टू यू एंड यू गिव मी इक्विटी, व्हाट दिस शुड बी? आई गेव कैश टू यू, यू गिव मी इक्विटी, दैट मीन्स फॉर यू you got the equity, you have financial asset and I have issued the equity to you. I have issued the equity to you. It is my residual, it is not my obligation कि कल को अगर मेरी कंपनी बंद हो जाए तो मैं तेरे को पैसे देने पड़ेंगे। कल को अगर मेरी कंपनी बंद हो गई तो लास्ट में जो भी बचेगा वो मैं तेरे को पे कर दूंगा। इसका मतलब मेरे लिए वो क्या है? इक्विटी है, मेरे लिए कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है। अंडरस्टूड? विशेष अग्रवाल, सर फाइनेंशियल एसेट की 6 पॉइंट में ओन इक्विटी, डज दिस मींस कि ये इशूइंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है? यस यस। पुटेबल इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द कंडीशन? बेटा एक्चुअली देखो पॉइंट क्या होता है, ये जो पुटेबल इंस्ट्रूमेंट है, आपने सही पूछा, मैं वेट कर रहा था कि कोई पुटेबल पे पूछेगा। एक्चुअली क्या होता है बेटा, पुटेबल इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो जनरली फाइनेंशियल लायबिलिटी होता है। टू बी वेरी फ्रैंक, आप इसकी बात पहले ध्यान से सुनिएगा, डाउट मत पूछिए, पहले इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। पुटेबल इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली में रियल सेंस में फाइनेंशियल लायबिलिटी होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पुटेबल इंस्ट्रूमेंट, पुटेबल इक्विटी शेयर इशू किए हैं जहां पर आपके पास राइट है कि आप मेरे पास आ सकते हो वापस से बेचने के लिए, और मेरी ऑब्लिगेशन हो जाएगी कि मुझे आपको कैश देना पड़ेगा। इसका मतलब पुटेबल इंस्ट्रूमेंट मेरे लिए लायबिलिटी हुई, बट मतलब वो प्राइमा फेसी लायबिलिटी हुई, बट अगर कुछ कंडीशन फुलफिल होती है तो मेरे लिए वो लायबिलिटी नहीं होगी, मैं उसको इक्विटी मानूंगा। अब आप बोलोगे सर ये कौन सी कंडीशन है? इसके लिए आपको डिटेल में बुक में पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको 2 मिनट में ऐसे ही बता देता हूं कि वो कंडीशन बेसिकली है क्या। पुटेबल सिर्फ नाम का पुटेबल है, सिर्फ दिखने का पुटेबल है, एक्चुअली उसके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नॉन पुटेबल जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कि उसको कभी प्रायोरिटी नहीं मिलेगी नेट एसेट्स में, जब भी कंपनी बंद होगी उसको हमेशा इक्विटी के साथ रखा जाएगा। पुटेबल इंस्ट्रूमेंट वालों को भी हमेशा इक्विटी के साथ रखा जाएगा। इनको जितना नेट एसेट के बराबर इनका बनता है उतना ही मिलेगा, कभी ज्यादा नहीं मिलेगा, कभी कम नहीं मिलेगा। जैसे नॉर्मल इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका रेसिडुअल इंटरेस्ट होता है कि कभी जैसे आगे चल के कुछ क्या बोलते हैं कंपनी बंद हो जाएगी तो जितना पड़ा रहेगा आपको उतना मिलेगा। तो वैसे भी यहां पर पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है, उनका भी वैसा ही है। तीसरा, इनका अर्निंग पे, डिविडेंड पे अधिकार तभी रहेगा जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी, अदरवाइज इनका अर्निंग पे अधिकार नहीं रहेगा। आप समझ रहे हो मैं जो कंडीशन बोल रहा हूं वो कहीं ना कहीं कंडीशंस ऐसी कंडीशंस हैं, ऐसे फीचर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं नॉन पुटेबल की तरह हैं। तो अगर पुटेबल इंस्ट्रूमेंट में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो नॉन पुटेबल की तरह दिखाए जा रहे हैं, सिर्फ दिखावे के लिए उनको पुटेबल दिखाया गया है, तो भी वो कहीं ना कहीं इक्विटी माने जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, पुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स प्राइमा फेसी फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है, पर अंडर सम कंडीशंस अगर उनके फीचर्स नॉन पुटेबल की तरह हैं तो वो इक्विटी माने जाते हैं। Sir, buyback will fit into putable instrument subject to condition, right? Yes, it may fit. Buyback बिल्कुल फिट करेगा यहां पर, अगर आपको हमने कंडीशन आपकी फुलफिल हो चुकी है तो डेफिनेटली फिट करेगा। F2F में अमाउंट एंड शेयर्स दोनों फिक्स होता तभी ही इक्विटी मानेंगे, अदरवाइज फाइनेंशियल लायबिलिटी मानेंगे। यस सर, इंटरेस्ट इनकम बुक करने के क्या लॉजिक होता है प्रेजेंट वैल्यू पर? तुम यार बहुत आगे की चीजें पूछ रहे हो कौशिकी, आप बहुत आगे की चीज पूछ रहे हो। ये रही, यस, पुटेबल इंस्ट्रूमेंट यहां पर दिखा हुआ है, ये देखिए सामने पुटेबल इंस्ट्रूमेंट।
पुटेबल इंस्ट्रूमेंट जनरल रूल, इट इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। यस, मेरे को तो ध्यान नहीं था, मैंने इसको डाला भी है। पुटेबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल लायबिलिटी होता है। एक्सेप्शनली इट इज इक्विटी। बताओ, मुझे ही नहीं पता था कि मेरे चार्ट में मैंने ये सिर्फ चीजें डाली हुई हैं। एक्सेप्शनली इट इज इक्विटी इफ, ये इक्विटी होगा अगर दे आर इंटाइटल फॉर प्रोराटा डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ लिक्विडेशन। उनको भी प्रोराटा डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। अगर कल को कंपनी लिक्विडेट हो गई तो उनको प्रोराटा अलॉटमेंट मिलेगा, उनको प्रोराटा डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। दे आर सबऑर्डिनेट टू अदर क्लास ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज, मतलब उनको सबसे नीचे रखा गया, फाइनेंशियल लायबिलिटी कैटेगरी में भी सबसे नीचे रखा गया, सबसे तुच्छ कैटेगरी में रखा, मतलब फाइनेंशियल लायबिलिटी होते हुए भी सबसे लास्ट में आएंगे वो, ठीक है ना। आइडेंटिकल इन ऑल अदर केसेस, ये तो ठीक है, कुछ खास नहीं है। फिक्स फॉर फिक्स सेटलमेंट एंड नो कैश सेटलमेंट, इनको कभी कैश सेटलमेंट नहीं होगा, फिक्स फॉर फिक्स सेटलमेंट हो सकता है। एलिजिबल फॉर रिटर्न्स ओनली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन केस ऑफ अर्निंग और इन केस ऑफ चेंज इन नेट एसेट्स। इनको रिटर्न तभी मिलेगा जब अर्निंग होगी या जब इनका नेट एसेट बढ़ेगा, अदरवाइज इनको अगर मान लो कंपनी लॉस में है तो ऐसे केस में इनको अर्निंग नहीं होगी, इनको डिविडेंड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके पुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स की बातें हो गई। तो कुल मिला के यहां पर फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी, फाइनेंशियल इक्विटी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन और पुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स, ये हमने अभी करके देखा, राइट। Sir, if I'm buying shares from you in exchange for cash, then for me the shares will be financial asset. But even you have got the cash, so क्या ये right to receive cash मान के आपके लिए भी फाइनेंशियल एसेट नहीं हो सकता? अरे गधे, गधे जब मैं बोलता हूं तो प्यार से बोलता हूं, तो बुरा मत मानना। शुभम, जय सर, शुभम को क्या मिला? गॉट शेयर्स, गॉट कैश। यहां पर वो एंट्री क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स टू कैश। तेरे को क्या मिला? फाइनेंशियल एसेट आया तेरे लिए, तेरे यहां से फाइनेंशियल एसेट गया। जब तू अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है तो तू सिर्फ एक ही पॉइंट सोच रहा है कि तेरे को फाइनेंशियल एसेट आया, तेरे यहां से फाइनेंशियल एसेट गया, पर जो गया उसका मत सोच, ठीक है, गया तो गया, कैश गया, हो गया। जय सर, कैश आया, ऑब्वियसली ये फाइनेंशियल एसेट है, मैं बोल कर रहा हूं ये फाइनेंशियल एसेट है, मुझे इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं। बट इसका जो क्रेडिट इफेक्ट है वो तो बता। क्रेडिट इफेक्ट में कितने क्या बोला? इक्विटी शेयर कैपिटल, इसको क्या मानूं? बात चल रही है इसकी। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट था जय और शुभम के बीच में, इसमें शुभम को अल्टीमेटली क्या मिला? शुभम को मिला शेयर, तो उसके लिए फाइनेंशियल एसेट। और जय के लिए क्या हुआ? जय को कैश मिला, ठीक है, वन साइडेड वो फाइनेंशियल एसेट है, पर दूसरा उसका दूसरा हिस्सा क्या हुआ? जय के लिए इक्विटी है, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है। मतलब जय ये नहीं बोलेगा कि अरे यार मुझे शुभम को पैसे वापस करने हैं, पैसे वापस करने हैं, नहीं, मुझे वापस नहीं करने, ये रेसिडुअल इंटरेस्ट है। शुभम कल को मेरी कंपनी में पैसा नहीं बचेगा तो मैं शुभम को वापस नहीं भी कर सकता, तो ये दूसरा एक इक्विटी है। तो बेसिकली शुभम, आपके और मेरे बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ, आपके लिए फाइनेंशियल एसेट और मेरे लिए इक्विटी, अल्टीमेटली इस ट्रांजैक्शन का जो मेन पॉइंट है। बाकी कैश का लेन देन तो वो हुआ ना, कैश, आपको कैश आया, आपने कैश दिया, मुझे कैश मिला, वो तो ठीक है, वो तो सेटल हो गया। आई बात समझ में? सर, इन्वेस्टमेंट्स इन इररिडीमेबल डिबेंचर्स इज फाइनेंशियल एसेट। निखिल सेठी, इन्वेस्टमेंट इन इररिडीमेबल। अब इररिडीमेबल फाइनेंशियल एसेट, यस वो फाइनेंशियल एसेट होगा। क्यों? क्योंकि वो इररिडीमेबल है। इसका मतलब आपको हमेशा के लिए आपको कहीं ना कहीं डिविडेंड इनकम मिलती रहेगी। यू हैव राइट टू कलेक्ट द कैश, कहीं ना कहीं यू हैव राइट टू कलेक्ट द डिविडेंड। तो ऐसे केस में भी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी इट इज एज गुड एज इक्विटी शेयर, तो ये आपका फाइनेंशियल एसेट हो सकता है। सर, इन फाइनेंशियल एसेट अगर हम खुद के इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो ये फाइनेंशियल एसेट कैसे हो सकती है? तो ये तो इशू करना है हमें, मैं समझा नहीं। पूर्णिमा, ये मैं आपका पॉइंट नहीं समझ पाया, जब मैं लाइव चैट इनेबल करूंगा तब आप फिर से पूछना। सर, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन इटसेल्फ इज वेरिएबल एंड सेटलमेंट इन इक्विटी शेयर इज फिक्स्ड, देन फिक्स टू फिक्स के कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, इसका मतलब वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है। मतलब मैं कितना सेटल करूंगा, 10 लाख करूंगा, 15 लाख करूंगा, 20 लाख करूंगा, यही नहीं पता। ये मैंने बोल दिया कि 3:1 में करूंगा, मैं आपको इक्विटी शेयर दूंगा 3:1 में। परशुराम, मैंने आपको बोल दिया कि मैं आपको इक्विटी शेयर दूंगा 3:1 में, पर कितनी लायबिलिटी को सेटल करना है मुझे यही नहीं पता, स्टिल इट विल बी फाइनेंशियल लायबिलिटी। ठीक है,
सर व्हाट हैपन इफ यू बाय गोल्ड ऑन इक्विटी? इफ यू बाय गोल्ड ऑन इक्विटी मींस अगर मैं गोल्ड खरीदता हूं और इक्विटी शेयर देता हूं, ऐसा कुछ बोल रहे हो क्या? तो सुन लो, अगर गोल्ड खरीदा है तो गोल्ड इज नॉट फाइनेंशियल एसेट, बट गोल्ड बॉन्ड्स में भी फाइनेंशियल एसेट। अगर गोल्ड खरीदा है तो वो नॉन फाइनेंशियल एसेट हो गया, पर गोल्ड बॉन्ड खरीदा है, जैसे आपको मैं बता दूं कि अभी गवर्नमेंट के गोल्ड सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स चलते हैं, गवर्नमेंट के सोवरन गोल्ड बॉन्ड चलते हैं, जहां पर आपको डीमेट फॉर्म में आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, 8 साल बाद आपको पैसा मिलेगा, दैट इज योर फाइनेंशियल एसेट। बट अगर आपने डायरेक्ट गोल्ड परचेज किया, इट इज नॉट योर फाइनेंशियल एसेट। ठीक है, चलो मेरे हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीजें होंगी, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन पे। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन पे, वो कौन सा है? एक सेकेंड ध्यान से देखिएगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट पोर्शन। अगर आपके पास चार्ट होगा तो आप ध्यान से देखिएगा, ये चार्ट में क्या क्या है। इसका नाम है रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट। इसमें पहला पॉइंट है फिक्स्ड असेट का क्लासिफिकेशन, दूसरा पॉइंट है फिक्स्ड ऐसे बोल रहा हूं, फाइनेंशियल असेट का क्लासिफिकेशन, दूसरा पॉइंट है फाइनेंशियल लायबिलिटी का क्लासिफिकेशन, और तीसरा पॉइंट है इन दोनों का रिकॉग्निशन, इनिशियल रिकॉग्निशन, जिसमें फाइनेंशियल असेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी, इन तीनों का रिकॉग्निशन है। ठीक है, तो ये अपना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई थिंक आज की क्लास में अगर इतना भी हो जाएगा तो बहुत है। ठीक है, फिर देखेंगे अपन कितना समय बचा है अपने पास। तो अपन बात कर रहे हैं रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट। अपन बात कर रहे हैं रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट। अब रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ? रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट मतलब फाइनेंशियल असेट को कितने पे मेजर करोगे और कितने पे रिकॉर्ड करोगे, फाइनेंशियल लायबिलिटी को कितने पे मेजर करके रिकॉर्ड करोगे, और इक्विटी को भी कितने पे रिकॉर्ड करोगे, मेजर करोगे। सबसे पहले फाइनेंशियल एसेट के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। फाइनेंशियल एसेट में हमारी 6 पॉइंट्स थी। कौन कौन सी? कैश इंक्लूडिंग बैंक डिपॉजिट्स, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अनदर एंटिटी, राइट टू रिसीव कैश और एनी अदर फाइनेंशियल एसेट, राइट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी अंडर फेवरेबल टर्म्स, और लास्ट था वेरिएबल वाला, सेटल इन ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इनटू वेरिएबल नंबर्स। ठीक है ना, अब ये 6 पॉइंट्स थे। ये जितने भी फाइनेंशियल एसेट होते हैं, अगर मैं आपको एग्जांपल वाइज दूं कि फाइनेंशियल एसेट कौन कौन से हो सकते हैं, तो कैश बैंक वाले एक हो गए, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट वाले हो गए, आपने किसी को लोन दिया है तो वो हो गया, आपने एक बॉन्ड परचेज किए तो वो हो गया, आपने डिवेंचर परचेज किए तो वो हो गया, राइट। ये सब क्या है? आपके फाइनेंशियल एसेट है। आपने किसी को लोन दिया है तो फाइनेंशियल एसेट है। तो फाइनेंशियल एसेट तो बहुत टाइप के हो सकते हैं। तो क्या इन सारे के सारे फाइनेंशियल एसेट का एक ही ट्रीटमेंट होना चाहिए? नहीं, क्योंकि सबका नेचर अलग अलग है। इसीलिए हमें अकॉर्डिंग टू नेचर हमें फाइनेंशियल एसेट को 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ा। ये 3 कैटेगरीज क्या हैं? बात को समझिएगा। लोन देना एक फाइनेंशियल एसेट है, पर इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करना भी एक फाइनेंशियल एसेट है, पर दोनों का नेचर अलग है। मैंने जिसको लोन दिया है उससे मुझे फिक्स पैसा वापस आएगा, मुझे पता है, पर मैंने इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया है, वहां मुझे फिक्स पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा मैं नहीं जानता। ठीक है, तो दोनों का नेचर अलग अलग है। हालांकि दोनों को फाइनेंशियल एसेट की कैटेगरी में रखा गया है। अब दोनों का क्योंकि नेचर अलग अलग है, इसीलिए दोनों की अकाउंटिंग अलग अलग होना जरूरी है। तो इसीलिए फाइनेंशियल एसेट की अकाउंटिंग करने के लिए पहले उसका कैटेगराइजेशन करना जरूरी है। तो पहला कैटेगरी है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, दूसरा कैटेगरी है एफवीटी ओसीआई, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, तीसरा कैटेगरी है एफवीटीपीएल। आई होप आपने ये पहले सब पढ़ा होगा। अगर आप वो स्टूडेंट हो जिसने आप आज से पहले कभी ये फिगर्स नहीं पढ़े, तो आपका ये लेक्चर देखने का कोई सेंस नहीं बनता। आप पहले घर जाइए अपने और आप अच्छे से पहले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ लीजिए, फिर आप इस पे आइएगा, फिर ये लेक्चर देखिएगा, क्योंकि ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, ये आपको नाम पता होने चाहिए एटलीस्ट। अमोर्टाइज कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये अमोर्टाइज, ये 3 कैटेगरी हो गई। अब ये 3 कैटेगरी में क्या क्या आएगा? अमोर्टाइज कॉस्ट, इसमें जनरली आपके लोन्स एंड एडवांसेस आते हैं। एग्जांपल भी लिखा हुआ है सामने। इस कैटेगरी में जनरली आपके लोन्स एंड एडवांस आते हैं। आपने किसी को लोन दिया, एडवांसेस दिए, राइट। आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखे हुए हैं, ठीक है ना। आपने फिक्स बॉन्ड परचेज कर लिए, ठीक है ना। आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड वाली परचेज कर ली, लाइक दैट। ये कैटेगरी, उस कैटेगरी को बोलते हैं अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। अब ये करना क्या है? इस अमोर्टाइज्ड कॉस्ट को और समझने के लिए आइए। Fixed asset shall be amortized cost only when following business model and cash flow test satisfies. सर क्या बोला आपने?
जब ये तीन कंडीशन फुलफिल हो। सर ये तीन कंडीशन को क्या बोलते हैं? बिजनेस मॉडल और कैश फ्लो टेस्ट। बिजनेस मॉडल और कैश फ्लो टेस्ट, ये क्या होता है बिजनेस मॉडल और कैश फ्लो टेस्ट? पहला, इंस्ट्रूमेंट हैविंग फिक्स्ड मैच्योरिटी एंड एंटिटी हैज इंटेंशन टू होल्ड टिल मैच्योरिटी। ये एंटिटी का बिजनेस मॉडल है। मतलब एंटिटी का बिजनेस मॉडल मतलब एंटिटी का पॉलिसी। एंटिटी ने पहले से ही कुछ ऐसे फाइनेंशियल एसेट है एंटिटी के पास जिनकी फिक्स्ड मैच्योरिटी है, जैसे एफडी, जैसे गोल्ड सॉवरन बॉन्ड्स 8 साल की मैच्योरिटी, ठीक है ना, जैसे 5 साल के लिए मैंने आपको लोन दे दिया, फिक्स मैच्योरिटी। एंड एंटिटी हैज इंटेंशन टू होल्ड टिल मैच्योरिटी। मैं जो बॉन्ड की बात कर रहा हूं, गोल्ड सॉवरन बॉन्ड्स की, उसकी 8 साल की लाइफ होती है, पर 8 साल के बाद मैच्योर हो जाते हैं। पर गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है कि आप 5 साल के बाद उसको मैच्योर करवा सकते हो, चाहो तो 5 साल के बाद अपना पैसा निकाल सकते हो, है ना, पर 8 साल के बाद तो हम आपको वापस पैसा कर ही देंगे। अब मान लीजिए मेरा इंटेंशन है कि मैं 8 साल तक इसको टच नहीं करूंगा, मतलब एंटिटी हैज इंटेंशन टू होल्ड टिल मैच्योरिटी। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जहां पर उनकी मैच्योरिटी पीरियड होती है, अब यहां पर इक्विटी शेयर कभी नहीं आ सकते, क्योंकि इक्विटी शेयर में कभी मैच्योरिटी पीरियड होता ही नहीं है। तो इक्विटी शेयर तो इस कैटेगरी से बाहर चले गए, मतलब इक्विटी शेयर कभी भी एएमसी कैटेगरी में हो ही नहीं सकते। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे फाइनेंशियल एसेट्स जिनकी कोई ना कोई मैच्योरिटी होती है और एंटिटी का इंटेंशन है कि वो हमेशा मैच्योरिटी तक होल्ड करेगा। मैंने एफडी 10 साल के लिए करवाई है, मैं 10 साल तक रखूंगा, मैं 10 साल से पहले इसको खत्म नहीं करूंगा। मैंने आपको लोन दिया है 5 साल के लिए, मैं 5 साल से पहले आपसे वापस नहीं मांगूंगा। एंटिटी हैज इंटेंशन टू होल्ड टिल मैच्योरिटी। ये मेरा बिजनेस मॉडल है। दूसरा, इंस्ट्रूमेंट कैन जनरेट ओनली इंटरेस्ट और फिक्स्ड इनकम। ऐसी फाइनेंशियल एसेट जहां पर मैच्योरिटी है, आपका इंटेंशन है मैच्योरिटी पीरियड तक होल्ड करना, और उस एसेट से आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट इनकम या इंटरेस्ट जैसा ही फिक्स इनकम आपको मिलेगा। आपको बताना चाहता हूं, डेटर्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं। अब आप बोलोगे सर डेटर्स इस कैटेगरी में कैसे आ गए? सर डेटर्स में इंटरेस्ट कैसे होता है? मैं बोलूंगा होता है। कहीं ना कहीं डेटर्स में भी एक इंटरेस्ट इनकम या फिक्स इनकम होती है। पहले इसको फिर से समझते हैं। इंस्ट्रूमेंट कैन जनरेट ओनली फिक्स्ड इनकम। ऐसा फाइनेंशियल एसेट को आप एएमसी बोलोगे जहां पर मैच्योर, ये सब कंडीशन प्लस में है और में नहीं है। जहां फिक्स मैच्योरिटी हो, आपका इंटेंशन हो मैच्योरिटी पीरियड तक होल्ड करना, और मैच्योरिटी पीरियड तक होल्ड करके आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट इनकम मिलेगा, आपको कुछ और नहीं मिलेगा, आपको फिक्स इनकम मिलेगा, आपको फिक्स इनकम मिलेगा। जैसे प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 20 साल बाद रिडीम हो जाएंगे, आपको तब तक डिविडेंड मिलता जाएगा। रिडीमेबल डिबेंचर्स, आपको इंटरेस्ट मिलता जाएगा। फिक्स डिपॉजिट्स, फिक्स इनकम आपको मिलती जाएगी। आई मेरी बात समझ में? मैं जो गोल्ड सोवरन बॉन्ड्स की बात कर रहा हूं वो फिर इस कैटेगरी में नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि गोल्ड सोवरन बॉन्ड्स में सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि 8 साल बाद जब मैच्योर होगा, हर साल का 2.5% तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो तो फिक्स है, पर 8 साल बाद जो भी गोल्ड का मार्केट वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा वापस मिलेगा। इसका मतलब यहां पर इनकम फिक्स नहीं है। इसका मतलब गोल्ड सॉवरन बॉन्ड्स में सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, भले फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसका मतलब वो एएमसी कैटेगरी में नहीं आ सकते। ठीक है, अच्छा मैं था डेटर्स पे। एक बात बताओ, अगर मैं तेरे को गुड्स बेचता हूं, अगर मैं तेरे को आज ये कैलकुलेटर बेचता हूं और मैं बोल रहा हूं कि तू अगर आज मुझसे ये कैलकुलेटर परचेस करेगा और मुझे अभी के अभी कैश देगा तो मैं तेरे को 100 रुपए में बेचूंगा, पर अगर तू मुझसे क्रेडिट पर ये खरीदेगा तो मैं तेरे को 120 रुपए में दूंगा, मुझे 20 रुपए क्रेडिट के चाहिए तेरे से। मतलब मैंने 20 रुपए एक्स्ट्रा तेरे से मांगे क्योंकि तू मुझसे क्रेडिट पे ले रहा है और तू मुझे कुछ टाइम बाद वापस करेगा। तो जो 20 रुपए मैं तेरे से एक्स्ट्रा मांग रहा हूं वो कहीं ना कहीं मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग रही है और वो मैं तेरे से वसूल कर रहा हूं, तो मेरे लिए क्या हुई? एक तरीके से इंटरेस्ट इनकम, बिकॉज इंटरेस्ट इज नथिंग, इट इज जस्ट एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसीलिए जो डेटर्स होते हैं, जो एडवांसेस होते हैं, वो सब एएमसी कैटेगरी में आते हैं क्योंकि उनमें भी इंटरनली कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, इंटरेस्ट इनकम होती है। लास्ट, इंस्ट्रूमेंट कैन जनरेट रीपेमेंट। अब आपका ये कैश फ्लो टेस्ट हो गया, कैश फ्लो टेस्ट आपके ये दोनों हो गए कि एक तो आपको सिर्फ कैश फ्लो ओनली इन द फॉर्म ऑफ फिक्स इनकम होगा और दूसरा कैश फ्लो की टाइमिंग। इंस्ट्रूमेंट कैन जनरेट रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफाइड डेट। जो आपको कैश फ्लो होगा वो स्पेसिफाइड डेट पर होगा, मतलब आपको डेट पहले से ही पता है कि आपको हर साल कब कब इनकम मिलने वाली है और आपका जो प्रिंसिपल मैच्योर होगा वो भी किस डेट पे मैच्योर होगा। मतलब आप इतनी सेफ पोजीशन पे खेल रहे हो, आपका ऐसा फाइनेंशियल एसेट है जहां पर अगर मैं तीनों कंडीशन फुलफिल करवाऊं, ऐसा कोई एग्जांपल, तो सिंपल मैं बोलूंगा मैंने एक कंपनी के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर परचेज किए,
जहां पर मेच्योरिटी मेरी फिक्स है, मुझे पता है कि मेरे को पैसा वापस कब मिलेगा, स्पेसिफाइड डेट, मुझे पता है कि हर साल मुझे इंटरेस्ट कब मिलेगा, स्पेसिफाइड डेट, मुझे उसमें से सिर्फ इंटरेस्ट ही मिलेगा, और लास्ट में जब मुझे मेच्योरिटी होगी तो प्रिंसिपल ही पूरा पूरा वापस मिलेगा, मुझे और कुछ नहीं मिलेगा। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? क्लियर? या प्रिंसिपल के साथ साथ प्रीमियम मिलेगा, तो मुझे प्रीमियम भी मेरा पहले से मुझे उन्होंने फिक्स करके दे दिया, तो इट इज सिंपली AMC, टू बी कैटेगराइज अंडर AMC। जितने भी लोन्स, एडवांसेस, डेटर्स, फिक्स डिपॉजिट्स, ये सब AMC कैटेगरी में होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हमने ये क्या पढ़ा? AMC कैटेगरी के लिए बिजनेस मॉडल और कैश फ्लो टेस्ट। बिजनेस मॉडल ये पहला वाला और कैश फ्लो टेस्ट ये दो। आई मेरी बात समझ में? अगर ऐसी कोई फाइनेंशियल एसेट है जहां ये तीनों की तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाए, पहला ऐसा इंस्ट्रूमेंट जहां पर मेच्योरिटी होती है और आपका इंटेंशन है उसको मेच्योरिटी पीरियड तक होल्ड करने का। दूसरा, that instrument can generate only fixed income. तीसरा, the repayment of principal and interest will be generated on specified dates. ये fixed dates हैं, तो वो हो गई आपकी AMC कैटेगरी। अब आते हैं FVTOCI। FVTOCI ऐसे फाइनेंशियल एसेट, FVTOCI में कौन से वाले फाइनेंशियल एसेट आएंगे? पहला, नो इंटेंशन टू होल्ड टिल मेच्योरिटी। इसमें क्या था? इंटेंशन टू होल्ड टिल मेच्योरिटी। यहां पर मेरा मेच्योरिटी पीरियड तक होल्ड करने का कोई इंटेंशन नहीं है। अगर जैसे गोल्ड बॉन्ड्स, यही वाला आ गया गोल्ड बॉन्ड्स। अब गोल्ड बॉन्ड्स का 8 साल का मेच्योरिटी रहता है, ठीक है ना? सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट दे रही है, उसमें हर साल 2.5% का इंटरेस्ट है, प्लस 8 साल बाद आप जब को मेच्योर होगा तब आपको मार्केट रेट पर पैसा मिलेगा। 5 साल बाद आप खुद भी रिडीम करवा सकते हो, पर 8 साल बाद तो अपने आप मेच्योर हो ही जाएगा। तो नो इंटेंशन टू होल्ड टिल मेच्योरिटी, मतलब मेरा मेच्योरिटी पीरियड तक होल्ड करने का कोई इंटेंशन नहीं, मैं तो 5 साल बाद ही रिडीम करवा लूंगा। इंस्ट्रूमेंट कैन जनरेट इंटरेस्ट एज वेल एज अदर इनकम। गोल्ड बॉन्ड्स, यहां पर मुझे 2.5% का इंटरेस्ट मिलेगा, और जब मैं मेच्योर करवाऊंगा तब मुझे उस टाइम पे जो भी वैल्यू होगी गोल्ड की उसके अकॉर्डिंग मुझे पैसा मिलेगा। मतलब यहां पर मैं अदर इनकम मतलब कैपिटल गेन भी जनरेट कर सकता हूं। और तीसरा, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफाइड डेट। स्पेसिफाइड डेट, हाँ ये तो है कि 2.5% हर साल किस डेट पे मिलेगा, और जो ये गोल्ड बॉन्ड्स है इनका प्रिंसिपल का रीपेमेंट कब होगा, ये डेट पहले से ही स्पेसिफाइड है। अगर ये तीनों की तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो उस फाइनेंशियल एसेट को अपन रखेंगे FVTOCI में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो FVTOCI कैटेगरी और AMC कैटेगरी दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। FVTOCI में इंटेंशन टू होल्ड टिल मेच्योरिटी नहीं है, जबकि यहां पर है, और FVTOCI में अदर इनकम अर्न करने की भी अपॉर्चुनिटी है, जबकि AMC में ऐसा कुछ नहीं है। आई बात समझ में? और FVTPL मतलब जिसका कोई नहीं उसका FVTPL। रेसिडुअल कैटेगरी, जिसका कोई नहीं उसका FVTPL, मतलब ऐसी कोई भी कंडीशन यहां पर, ऐसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट जहां पर ये सारी कंडीशन फुलफिल नहीं होती, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जिसका मेच्योरिटी होता ही नहीं है, मेच्योरिटी उसमें होता ही नहीं है। इक्विटी शेयर, जिसमें कोई भी इनकम अर्न कर सकते हैं, जिसमें स्पेसिफाइड डेट्स नहीं है रीपेमेंट की, कैश फ्लो टेस्ट फुलफिल नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल, इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। इसमें इक्विटी और डेरिवेटिव आते हैं FVTPL में। क्यों? क्योंकि इक्विटी में कभी मेच्योरिटी पीरियड नहीं होता, फिक्स इनकम नहीं होती, स्पेसिफाइड डेट फॉर रीपेमेंट नहीं होता, आप कभी भी बेच सकते हो उसको, ठीक है, क्योंकि वो रेसिडुअल कैटेगरी होती है। तो ये हो गया आपका फाइनेंशियल एसेट, ये हो गया आपका फाइनेंशियल एसेट। मैं डाउट्स अभी नहीं ले रहा हूं, डाउट्स मैं बाद में लूंगा, इसके बाद लूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी के बाद। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी, अच्छा फाइनेंशियल एसेट के 3 क्लासिफिकेशन हो गए। अभी हमने ट्रीटमेंट नहीं पढ़ा है कि AMC का ट्रीटमेंट क्या होगा, FVTOCI का क्या होगा, FVTPL का होगा, हमने सिर्फ क्लासिफिकेशन कर लिया। क्यों किया? क्योंकि अलग अलग नेचर ऑफ एसेट्स हैं। वैसे ही फाइनेंशियल लायबिलिटी के भी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, बिकॉज अलग अलग नेचर ऑफ लायबिलिटी है। इसके 2 क्लासिफिकेशन, AMC और FVTPL। AMC एक डिफॉल्ट कैटेगरी होती है। डिफॉल्ट कैटेगरी, सर ये डिफॉल्ट कैटेगरी मतलब? डिफॉल्ट कैटेगरी मतलब जनरली मैक्सिमम AMCs, मैक्सिमम फाइनेंशियल लायबिलिटीज AMC कैटेगरी में ही आती है, क्योंकि जनरली फाइनेंशियल लायबिलिटीज आपकी बोरोइंग नेचर की होती है और वो सब आपकी AMC कैटेगरी में आती है, ठीक है। FVTPL में जनरली क्या आता है? डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें 2 चीजें हो गई। अगर AMC कैटेगरी है, जैसे आपने लोन लिया, बोरोइंग वगैरह लिया, तो ऑब्वियसली आपका मेच्योरिटी पीरियड होगा, आपको फिक्स डेट पर रीपेमेंट करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ये सब कंडीशन फुलफिल हो रही है बिजनेस मॉडल और कैश फ्लो टेस्ट। इसमें 2 चीजें हो सकती हैं, कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, नॉन कंपाउंड हो सकते हैं। नॉन कंपाउंड मतलब डिबेंचर मैंने इशू किए और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है, मुझे 10 साल बाद रीपे करना पड़ेगा कैश में,
नॉन कंपाउंड, कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट मतलब जिसमें मैं बोल रहा हूं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, मतलब 10 साल बाद आपको ऑप्शन दे रहा हूं आप कैश ले लो या शेयर ले लो, या मैंडेटरी है कि 50% कैश ही दूंगा और 50% शेयर दूंगा। कंपाउंड मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी। नॉन कंपाउंड प्योर फाइनेंशियल लायबिलिटी। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जनरली कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट पे पूछे जाते हैं, जहां पर आपका कोई कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट होता है, डिबेंचर हो गया, कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल हो गया, उसके पूरे वैल्यू को दो हिस्सों में डिवाइड करना होता है कि भाई इक्विटी पोर्शन कितना है और फाइनेंशियल लायबिलिटी पोर्शन कितना होता है, ठीक है ना, ये होता है। और नॉन कंपाउंड में तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो प्योर फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी का क्लासिफिकेशन। अब कोई डाउट पूछे, मैं उससे पहले ही बोल देता हूं कि सर एफईटी ओसीआई क्यों नहीं है फाइनेंशियल लायबिलिटी में? नहीं है क्योंकि यहां पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसी कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी एफईटी ओसीआई रखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। रिक्वायरमेंट होगी तो ही हम रखेंगे, तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि नेचर ही ऐसा है फाइनेंशियल लायबिलिटी का कि एफईटी ओसीआई आ ही नहीं सकता, इसीलिए, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। आपको मैं लाइव चैट इनेबल कर रहा हूं वापस से, अगर कुछ डाउट पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। सर यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड किस कैटेगरी में होगा? माय गैस एफवीटी ओसीआई। यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, बेटा म्यूचुअल फंड ना बहुत अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। तो कुछ म्यूचुअल फंड सच्ची बताऊं एएमसी भी हो सकते हैं, सच बता रहा हूं। कुछ म्यूचुअल फंड एफवीटी ओसीआई होते हैं, जनरली एफवीटी ओसीआई होंगे, और कुछ म्यूचुअल फंड एफवीटी पीएल भी होते हैं, क्योंकि बिकॉज अगर म्यूचुअल फंड आपके डायरेक्टली इक्विटी से रिलेटेड है तो वो आपके एफवीटी पीएल भी हो सकते हैं। सर लार्सन टर्बो एंड मिट्रिका hostile takeover in 1890 will fit into the category of FVT OCI. टू बी वेरी फ्रैंक बेटा, ये जो टेक ओवर हुआ था उसके बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं उस पर अभी फिलहाल कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं आपका डाउट अभी डील नहीं कर पाऊंगा ये वाला। मोर एग्जाम्पल्स अदर देन डेरिवेटिव ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी, अदर देन डेरिवेटिव्स ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी। नो बेटा, फाइनेंशियल लाइबिलिटी में डेरिवेटिव को छोड़कर और कुछ हो ही नहीं सकता, और कुछ हो ही नहीं सकता। मुदित, इरिडेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर इक्विटी? यस। इक्विटी शेयर कब एफईटी ओसीआई पे क्लासिफिकेशन होगा? आएंगे, मैं भी उस पर बताऊंगा। शुभम सोनी, मैं भी उसको बताऊंगा। सर एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, वी हैव रीड डिबेंचर्स आर ऑफ लायबिलिटी नेचर टू यूज फाइनेंशियल एसेट में क्यों डाल रहे हैं? हाउएवर आई अंडरस्टैंड द पॉइंट बट बिट कंफ्यूज्ड। कनिका कौशिक, मैंने बेसिक क्वेश्चन, वी हैव रीड डिबेंचर्स आर ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी नेचर, तो उसे फाइनेंशियल एसेट, अरे मेरी माँ, डिबेंचर्स आर लायबिलिटी इन नेचर इशू करने के लिए, पर जो डिबेंचर होल्डर होता है उसके लिए तो फाइनेंशियल एसेट होगा ना बेटा। एफईटी ओसीआई का कोई एग्जाम्पल? सर मैंने अभी आपको एफईटी ओसीआई का एग्जाम्पल दिया, गोल्ड सॉवरन बॉन्ड्स, गूगल पे डाल देना। इन्वेस्टमेंट इन इररिडीमेबल इंस्ट्रूमेंट्स किस कैटेगरी में होगा? इन्वेस्टमेंट इन इररिडीमेबल इंस्ट्रूमेंट्स किस कैटेगरी में होगा? इररिडीमेबल इंस्ट्रूमेंट मेरे हिसाब से एफईटी पीएल हो सकता है, और कभी कभार वो एफईटी ओसीआई भी हो सकता है। एएमसी मुश्किल है। सर मेरे पास ही कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट है जो डेट वाला पार्ट है और एफईटी ओसीआई में जाएगा या एफईटी पीएल? बस मैं नहीं समझा, आपका डाउट नहीं समझा। सर इफ अ बैंक सोल्ड इट्स रिसीवेबल बिकॉज इट वाज नॉट रिकवरेबल, तो असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, तो सर बैंक के लिए विच कैटेगरी? बैंक के लिए विच कैटेगरी? इट मे बी एफईटी ओसीआई, इफ मे बी एफईटी ओसीआई। सर इफ अ पर्सन वैल्यू एनी फाइनेंशियल एसेट थ्रू एफईटी ओसीआई देन अदर पार्टी उसका रेलेवेंट
फाइनेंशियल लायबिलिटी को किस में क्लासिफाई करेगा, उसको वो एफईटीपीएल या एएमसी में क्लासिफाई करेगा। ये मतलब नहीं कि भाई एक पार्टी के लिए एफईटीओसीआई तो दूसरी पार्टी के लिए भी एफईटीओसीआई होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। Preferential shares if convertible at the option of holder is financial liability. Yes, even if it is certain that holders will convert holder will convert it into equity. Yes. Compound instrument एक short example में calculation explain कर दो, अभी जब treatment आएगा तो बता दूंगा। Sir, issue of irredeemable debenture for company is equity or financial liability? It can be financial liability. चलो, एफईटीओसीआई के लिए बोथ इंटरेस्ट एंड अदर इनकम होनी चाहिए या सिर्फ इंटरेस्ट या सिर्फ अदर इनकम भी हो क्लासिफाई हो गया? एफईटीओसीआई के लिए बोथ इंटरेस्ट एज वेल एज अदर इनकम दोनों होना चाहिए, दोनों दोनों। When a non-financial asset becomes a financial asset, accounting mismatch in net settlement option, वो बेटा तुम आगे की चीजें पूछ रहे हो कामिनी, यू आर आस्किंग फॉर, मतलब वो बहुत आगे की चीज पूछ रहे हो आप। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में डेट वाला पार्ट एफईटीओसीआई में आएगा, एफईटीपीएल फॉर शेयर होल्डर्स। यस, ये कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में डेट वाला पार्ट एफईटीओसीआई में आएगा या एफईटीपीएल फॉर शेयर होल्डर? डेट वाला पार्ट कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में फॉर शेयर होल्डर्स वो आपका आएगा एएमसी कैटेगरी में, डेट वाला पार्ट एएमसी कैटेगरी में आएगा। फाइनेंशियल एसेट को क्लासिफाई क्यों करते हैं? पागल, फाइनेंशियल एसेट को क्लासिफाई क्यों करते हैं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, फाइनेंशियल एसेट के अलग अलग टाइप ऑफ नेचर होते हैं। एक ही ट्रीटमेंट हर अलग अलग नेचर को देना सही नहीं है, नेचर के अकॉर्डिंग उनका ट्रीटमेंट करना जरूरी है, तो इसलिए क्लासिफाई करते हैं। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। इनिशियल रिकॉग्निशन अपन किस पे थे, याद करो, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट। तो रिकॉग्निशन मेजरमेंट के लिए हमने सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखा, ठीक है ना। अच्छा, याद रखिएगा, हमने फाइनेंशियल एसेट का क्लासिफिकेशन देखा, फाइनेंशियल लायबिलिटी का क्लासिफिकेशन देखा, ठीक है ना। इक्विटी का कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता है, इक्विटी इक्विटी होता है क्योंकि वो रेसिडुअल कैटेगरी होती है, ठीक है। प्रेफरेंशियल्स कन्वर्टेबल इनटू फिक्स्ड इक्विटी इज इक्विटी। यस, कीर्ति अग्रवाल। इनिशियल रिकॉग्निशन, अब आते हैं फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। हम पूरे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को अलग अलग हिस्सों में क्लासिफाई करके चलेंगे। उनमें से पहला हिस्सा है आपका इनिशियल रिकॉग्निशन। अगले पेज पर आपका डिस्कस होगा सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। तो अभी मैं इनिशियल रिकॉग्निशन डिस्कस कर रहा हूं। क्या डिस्कस कर रहा हूं? इनिशियल रिकॉग्निशन। इनिशियल रिकॉग्निशन में फाइनेंशियल एसेट का, फाइनेंशियल लायबिलिटी का और इक्विटी का, इसके बाद अपन लेक्चर को ओवर कर लेंगे। फाइनेंशियल एसेट एएमसी, एफईटीओसीआई, एफईटीपीएल, क्योंकि तीन क्लासिफिकेशन है तो तीनों में अलग अलग चीजें हो सकती हैं। याद रखना, कोई भी फाइनेंशियल एसेट हो हमेशा फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी। किस पे रिकॉर्ड होगी? फेयर वैल्यू पे। फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू, ठीक है। अब सर ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होती है? जब आप लोन दे रहे हो किसी को तो हो सकता है आपने एग्रीमेंट, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस वगैरह कुछ बियर किए। आपने इक्विटी शेयर खरीदा तो हो सकता है आपने कुछ ब्रोकरेज पे किया, एसटीटी चार्जेस कुछ पे किए, टैक्सेशन चार्जेस कुछ पे किए। तो असेट को खरीदने से रिलेटेड, फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्टमेंट करने से रिलेटेड जो भी इनिशियल एक्सपेंसेस होते हैं उसको ट्रांजैक्शन कॉस्ट बोलते हैं। जो ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, मुझे इसका क्या करना चाहिए? क्या मुझे इसको सेपरेटली दिखाना चाहिए P&L में, या फिर मुझे उसको असेट में ही एडजस्ट करना चाहिए? अगर एएमसी कैटेगरी है तो मैं उसको असेट में ही एडजस्ट करूंगा, एफईटीओसीआई कैटेगरी है तो मैं उसको असेट में ही एडजस्ट करूंगा, पर अगर एफईटीपीएल कैटेगरी है तो मैं उसको P&L में ले जाऊंगा। अब यहां पर क्यों मत पूछना, पहले आप समझने की कोशिश करो कि चल क्या रहा है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जैसे मान लीजिए मैंने आपको 1 लाख रुपए का लोन दिया और मैंने उसके ऊपर 1000 रुपए का खर्चा भी किया, एग्रीमेंट चार्जेस मैंने ही खर्चा किया। एक तो मैंने आपको 1 लाख का लोन दिया, ऊपर से मैंने आपके ऊपर 1000 रुपए का खर्चा किया एग्रीमेंट का, तो मेरे यहां से आउटफ्लो कितना हुआ? 1 लाख 1 हजार।
मैं 1,000 रुपए को 1,000 रुपए को 1 लाख में ऐड करके दिखा दूंगा, मतलब मेरा जो फाइनेंशियल एसेट है वो 1,01,000 का है, मैंने प्लस कर दिया। सर तो माइनस कब होगा? माइनस तब होगा जब मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मतलब मैं आपको लोन दे रहा हूं पर मैं आपसे कुछ बेसिक प्रोसेसिंग चार्जेस ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल जैसे बैंक करती है, बैंक आपको लोन देती है 10 लाख रुपए का, बट आपसे प्रोसेसिंग फीस कलेक्ट करती है, आपसे प्रोसेसिंग फीस कलेक्ट करती है 10,000 रुपए की। तो टेक्निकली आपको उसने 10 लाख रुपए दिए आउटफ्लो और आपसे उसने 10,000 रुपए लिए प्रोसेसिंग फीस, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट यहां पर बैंक के लिए इनफ्लो हो गया, तो ऐसे केस में वो माइनस करेगी। तो डिपेंड करता है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट का आउटफ्लो हो रहा है कि इनफ्लो हो रहा है। असेट के केस में अगर आउटफ्लो हो रहा है तो वो ऐड हो जाएगा, इनफ्लो हो रहा है तो वो लेस हो जाएगा, ऐसे केस में। आई मेरी बात समझ में? एफपीटीओसीआई में भी वैसा ही है। अब जैसे मान लीजिए मैं शेयर खरीद रहा हूं, तो शेयर 100 रुपए का खरीदा, मैंने 2 रुपए का ब्रोकरेज दिया, तो वो भी आउटफ्लो हुआ, तो मैं प्लस कर दूंगा 102 रुपए। आई मेरी बात समझ में? बट एफपीटीपीएल कैटेगरी में ट्रांजैक्शन कॉस्ट को मुझे हमेशा P&L में दिखाना है। अब एफपीटीपीएल कैटेगरी में जनरली क्या आता है? इक्विटी शेयर्स या डेरिवेटिव्स। तो अगर मैंने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदे हैं और उसको मैंने एफपीटीपीएल में डाला है, तो जो मैं ब्रोकरेज पे कर रहा हूं, ठीक है ना, उस ब्रोकरेज को मैं डायरेक्टली P&L में डालूंगा, मैं उसको असेट की मतलब इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू में ऐड नहीं करूंगा। पर मैंने इक्विटी शेयर को अगर एफपीटीओसीआई कैटेगरी में डाला है, अब आप बोलोगे सर एफपीटीओसीआई कैटेगरी में क्यों डाला? आगे एक एक्सेप्शन आएगा, डाल सकते हैं, तो ऐसे केस में मैं ब्रोकरेज को उसी में ऐड कर दूंगा। आई बात समझ में? तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट का समझना ध्यान से क्या होता है। आगे वापस आते हैं एएमसी कैटेगरी में। एएमसी कैटेगरी में अगर आपकी कोई एसेट है जैसे लोन्स, डिबेंचर्स, एडवांसेस, फिक्स डिपॉजिट्स, हियर फेयर वैल्यू मींस, अब यहां पर आपने बोला कि सर फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, तो सर फेयर वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू, यहां पर क्या होगी? फेयर वैल्यू मींस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीसीएफ। सीसीएफ मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस, यहां लिखा है सीसीएफ मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस। सुनो ध्यान से, एएमसी कैटेगरी है, इसका मतलब फिक्स मैच्योरिटी है, इंटेंशन टू होल्ड टिल मैच्योरिटी है। आपको पता है कि कौन सी डेट पर कितना कितना पैसा आएगा, इसका मतलब आपको पता है कि कैश फ्लोस कितने होने वाले हैं। तो उन कैश फ्लोस का, उन फिक्स कैश फ्लोस का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ईआरआई मतलब टेक्निकली आईआरआर। क्योंकि एएमसी कैटेगरी है तो इसका मतलब फिक्स मैच्योरिटी होगी, फिक्स रीपेमेंट होगा, कब कब रीपेमेंट होगा ये भी पता होगा। तो वो जो आपका कैश फ्लो आ रहा है, आपको एक कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो का लिस्ट बनाना पड़ेगा। इस ईयर में कितना कितना आ रहा है, इन सबका प्रेजेंट वैल्यू करना पड़ेगा। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? तो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस क्योंकि एएमसी कैटेगरी में होते हैं, इसीलिए आप उसका प्रेजेंट वैल्यू करते हो एट आईआरआर। हियर सीसीएफ आर कॉन्ट्रेक्चुअल कैश इनफ्लोस। और इसका मतलब यहां पर फाइनेंशियल एसेट क्या होगा? फाइनेंशियल एसेट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीसीएफ इंक्लूडिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इंक्लूडिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इतने पे रिकॉर्ड करेंगे। आई मेरी बात समझ में? मैंने आपको 1 लाख रुपए का लोन दिया, मुझे पता है तुम मुझे 5 साल बाद 1 लाख रुपए वापस करोगे और हर साल तुम मुझे 10,000 का इंटरेस्ट दोगे, तो मेरे लिए कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो क्या हो गया? 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 और 1,10,000, ये मेरे लिए कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो हो गया। मैंने तुम्हें 1 लाख रुपए का लोन जब दिया था तो 1,000 रुपए का कॉस्ट बियर किया था। 1 लाख रुपए का लोन दिया था तो 1,000 रुपए का कॉस्ट बियर किया था। कोई बात नहीं, 1,000 रुपए का कॉस्ट बियर किया था तो ये ट्रांजैक्शन वैल्यू हो गई, ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो गई। ये मेरे क्या हो रहे हैं? सीसीएफ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश इनफ्लोस। तो मैं इसको ऐसे दिखा दूंगा कि 0 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर। 0 ईयर पर 1,000 रुपए मेरे जेब से गया, फर्स्ट ईयर में 10,000 आएगा, सेकंड ईयर में 10,000 आएगा, थर्ड ईयर में 10,000 आएगा, फोर्थ ईयर में 10,000 आएगा, फिफ्थ ईयर में 1,10,000 आएगा। तो ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी मैंने कहीं ना कहीं सीसीएफ में डाल दिया। अब इन सबका मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा 10% या वॉट एवर द रेट, जो भी वैल्यू आएगा वो मेरा क्या होगा? वो मेरा क्या होगा? फेयर वैल्यू।
सर फेयर वैल्यू तो आपका 1 लाख ही होगा, नॉट नेसेसरी, कुछ और हो सकता है मैंने 10% का IRR नहीं लगाया, हो सकता है मैंने 12% का लगाया। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? तो AMC कैटेगरी को हमेशा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर CCF का प्रेजेंट वैल्यू निकाल के बुक करते हैं, जिसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी आएगा। FVT OCI कैटेगरी, अब ध्यान से समझिएगा, FVT OCI कैटेगरी में आपका इंटेंशन नहीं है मैच्योरिटी पीरियड तक होल्ड करने का। दूसरा, आपको यह भी नहीं पता कि फिक्स इनकम के अलावा जो अदर इनकम है वो कितनी होनी है, मतलब आपके फिक्स कैश फ्लोज नहीं है। समझना, ना आपकी मैच्योरिटी पीरियड फिक्स है, ना आपके पास फिक्स कैश फ्लोज है, तो इसीलिए यहां पर आप CCF वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते। यहां आप इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट CCF नहीं लगा सकते। और FVTPL कैटेगरी में भी आपके कैश फ्लोज फिक्स नहीं है, मैच्योरिटी तो होती नहीं है, तो यहां पर भी आप कैश फ्लोज का CCF का प्रेजेंट वैल्यू नहीं कर सकते। तो इसका मतलब CCF का प्रेजेंट वैल्यू सिर्फ किस में कर सकते हैं? AMC में। FVT OCI और FVTPL में क्यों नहीं कर सकते? FVTPL तो समझ में आ गया होगा, FVT OCI क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहां पर फिक्स कैश फ्लोज नहीं है, फिक्स इनकम के अलावा अदर इनकम भी पता नहीं कितनी आएगी, गोल्ड सॉवरन बॉन्ड्स में मुझे कितना मैच्योर होगा मुझे नहीं पता, तो इसका मतलब मेरे कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज मेरे पास नहीं है। कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज का नाम ही क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब फिक्स। सिर्फ AMC ऐसी कैटेगरी होती है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज देती है। ठीक है, तो इसीलिए इन दोनों को क्या करेंगे? हेयर मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू मींस मार्केट प्राइस, आप यहां पर फेयर वैल्यू पे बुक करोगे, फेयर वैल्यू मतलब मार्केट प्राइस। बस यहां पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एडलेस करना है, डिपेंड करता है इनफ्लो आउटफ्लो, यहां ट्रांजैक्शन कॉस्ट को P&L में ले जाना है। आया समझ में? तो दिस इज द कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल असेट। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? फाइनेंशियल लायबिलिटी में आते हैं। फाइनेंशियल लायबिलिटी में AMC कैटेगरी, FVTPL कैटेगरी। AMC अगर नॉन कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट है, मतलब प्योर फाइनेंशियल लायबिलिटी है, मतलब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, बैंक लोन जहां मुझे कैश वापस करना है, बोरोइंग्स। ठीक है, नॉन कंपाउंड जहां मुझे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इश्यू नहीं करना, जहां मुझे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इश्यू नहीं करना, नॉन कंपाउंड है, तो इसका मतलब यहां पर भी CCF होगा, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज। AMC कैटेगरी तो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज होगा, और यहां पर तो सिर्फ कैश फ्लोज ही होंगे, कंपाउंड तो है नहीं कि थोड़ा सा इक्विटी थोड़ा सा कैश, तो यहां पर भी आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CCF करोगे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। इफ ERI इज नॉट गिवन देन कैलकुलेट द IRR। IRR कैलकुलेट करने का तरीका आपको पता होगा, लोअर रेट, हायर रेट, इंटरपोलेशन टेक्निक। ठीक है, पर अगर कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट है, कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट मतलब कुछ पोर्शन कैश का है, कुछ पोर्शन इक्विटी का है। जैसे मैंने आपको 5 साल के लिए डिबेंचर इशू किया, मैंने इशू किया डिबेंचर आपको, मैंने बोला हर साल आपको 1-1 लाख रुपए का इंटरेस्ट दूंगा कैश में, तो ये तो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो हो गए। पर 5 साल बाद मैं आपको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दूंगा, तो इसका मतलब प्रिंसिपल जो हो रहा है वो कन्वर्ट हो रहा है इक्विटी में, जबकि मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है कैश में, तो ये कंपाउंड हो गया, क्योंकि कुछ पोर्शन कैश है, कुछ पोर्शन इक्विटी है। तो कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है? कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट में बेसिकली करना यह पड़ता है कि आपको यह चेक करना पड़ता है कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट में कि इसमें कितने कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज हैं। उस कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, वो पोर्शन आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा, और टोटल में से आप फाइनेंशियल लायबिलिटी ऊपर वाली माइनस करो तो रिमेनिंग आपका इक्विटी होता है। मतलब हम इक्विटी को क्या करते हैं? इक्विटी को हम बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। क्यों? क्योंकि इक्विटी की डेफिनेशन में क्या था ऊपर? रेसिडुअल इंटरेस्ट। मैंने आपको मान लीजिए 1 करोड़ के डिबेंचर इशू किए, मैंने आपको बोला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर तक मैं आपको हर साल 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख का इंटरेस्ट दूंगा। ठीक है ना, इंटरेस्ट। तो ये क्या हो गया? CCF। इन सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे एट 12%, 13%, वॉट एवर। अब इन सबका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के जो भी वैल्यू आएगी, लेट अस से वैल्यू आई 20 लाख रुपए, तो ये 20 लाख रुपए क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल लायबिलिटी। टोटल 1 करोड़ की प्रोसीड में से 20 लाख का फाइनेंशियल लायबिलिटी माइनस होगा, तो 80 लाख को अपन क्या बोलेंगे? इक्विटी। क्यों? क्योंकि मैं प्रिंसिपल को इक्विटी में कन्वर्ट कर रहा हूं। आई बात समझ में? कंपाउंड और नॉन कंपाउंड को इस तरीके से डील करना है। FVTPL सिंपल है, FVTPL हमेशा फेयर वैल्यू, डेरिवेटिव ओनली, कोटेड मार्केट प्राइस, यहां पर आपका फेयर वैल्यू आ जाएगा। और FVTPL कैटेगरी तो यहां पर आपका जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगा सेम वही, ट्रांजैक्शन कॉस्ट P&L में जाएगा। ठीक है, और यहां पर आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट
एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इक्विटी, बच्चों इक्विटी तो एक रेसिडुअल कैटेगरी होती है, इक्विटी को वैल्यू करने का कोई मतलब ही नहीं है, रेसिडुअल वैल्यू होती है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑल्सो ट्रांसफर टू इक्विटी ओनली। अगर इक्विटी के रिस्पेक्ट में आपने कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट बियर किया है, जैसे आपने इक्विटी शेयर इशू किया तो उसके रिगार्डिंग आपने कुछ लीगल एक्सपेंसेस बियर किए या कुछ किया, तो आप उसको डायरेक्टली इक्विटी में ट्रांसफर करोगे, मतलब आप उसको रिजर्व्स एंड सरप्लस में राइट ऑफ कर दोगे। आई मेरी बात समझ में? तो इक्विटी एक रेसिडुअल वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है, रेसिडुअल वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है। आई बस उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करते, रेसिडुअल वैल्यू, मतलब आपको पता है कि अल्टीमेटली एट द एंड इतना बचेगा तो उतने पे रिकॉर्ड करोगे। दिस इज योर इनिशियल रिकॉग्निशन फॉर फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी। फाइनेंशियल एसेट सबसे इंपॉर्टेंट होता है और फाइनेंशियल लायबिलिटी, ठीक है। लास्ट बार लाइव चैट इनेबल कर रहा हूं, आपको जो डाउट्स पूछने पूछ लीजिए, फिर अपन आज के पार्ट 1 को ओवर करेंगे, फिर अगले पार्ट में अपन डिस्कस करेंगे। सर इफ ऑब्लिगेशन है सेटल इन कैश एंड फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स देन हाउ इट विल बी क्लासिफाइड? भाई एक बात हो सकती है ना भावना, या तो कैश है तो फिक्स नंबर, कैश है तो लायबिलिटी, फिक्स नंबर है तो इक्विटी। कनिका थैंक यू सो मच बेटा। सर सपोज अ लोन इज गिवन टू अ थर्ड पार्टी फॉर 10 लाख एंड फेयर वैल्यू इज 8 लाख, वेयर डज द डिफरेंस गो इफ दिस इज रिकॉर्डेड अंडर एएमसी? बेटा P&L, difference will be transferred to P&L. Difference will be transferred to P&L. फाइनेंशियल लायबिलिटी के लिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट मैंने बोला है बेटा, कुछ किसी ने पूछा, भुवन गुप्ता लिखा हुआ है, कैन यू प्लीज रिपीट व्हेन टू प्लस माइनस? बेटा इट टोटली डिपेंड्स ऑन इनफ्लो एंड आउटफ्लो। असेट के केस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो मेन पैसा और ट्रांजैक्शन कॉस्ट का भी आउटफ्लो हो रहा है तो ऐड हो जाएगा, डिपेंड करता है। आपको मैंने ये एग्जांपल दिया, इससे चेक करोगे क्या हो रहा है। इट डिपेंड्स ऑन इनफ्लो एंड आउटफ्लो। रटने पे जाओगे तो नहीं हो पाएगा, दिमाग खराब होगा। आप ये सोचो कि मुझे इनफ्लोज हो रहा है कि आउटफ्लोज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सोचो। हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी इन परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट? परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट में भी फाइनेंशियल लायबिलिटी का जो इंटरेस्ट होगा उसको ईआरआई से डिवाइड करके उसका वैल्यू आ जाएगा, फेयर वैल्यू। ईआरआई से डिवाइड करना है, इंटरेस्ट अमाउंट को ईआरआई से डिवाइड करना है। सर एफईटीपीएल में ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों डालते हैं? क्योंकि हमेशा एफईटीपीएल अपन फेयर वैल्यू करते हैं थ्रू P&L, तो वैसे भी तू अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट को पहले ऐड करेगा फिर से तेरे को P&L में फेयर वैल्यू करना पड़ेगा, और जो भी डिफरेंस आएगा वो P&L में जाएगा, इसलिए कोई मतलब नहीं है। सर नॉर्मली डेटर्स तो बुक वैल्यू पर ही आएगा ना, इफ रिसीवेबल इज मोर देन 1 ईयर। अरे दादा वो बुक वैल्यू भी तो अल्टीमेटली अपने आप में एक एएमसी है ना, अमोर्टाइज कॉस्ट है ना। If I am settling partly in cash and partly in fixed number of shares, then it will go to compound instrument. Yes. Sir, please upload previous lecture. Bank gave loan to borrower against building and classify as financial asset. Later on, borrower fails and bank confiscate the building. How will the reclassification be done? From financial asset to non-financial asset. Simple. Sir, is it necessary that the transaction cost will be incurred in the beginning only, or it may be incurred afterwards too? See, if it is already fixed that I am going to incur the transaction cost after 3 years or 4 years, then it will be a part of CCF, contractual cash flow. Simple. Sir, बहुत अच्छा लेक्चर, थैंक यू सो मच बेटा। हैंड्स फ्री यूज करने का आप बोल दीजिए, उससे कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। ठीक है बेटा। अलोकेशन ऑफ टीसी इन केस ऑफ कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट, ये मैं आपको अगले उसमें डिस्कस करूंगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है पहले बता देता हूं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट के केस में
ट्रांजेक्शन कॉस्ट को भी अपोर्शन करते हैं इक्विटी और फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपोनेंट में। जो फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपोनेंट का ट्रांजेक्शन कॉस्ट होता है वो आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी में एएमसी में एडजस्ट हो जाता है और इक्विटी वाला आपके इक्विटी में चला जाता है। इंटरहेड ट्रांसफर बता दीजिएगा ना नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बेटा। पापा ठीक है बेटा। शुभम मतलब पापा इज रिकवरिंग नाउ, पापा इज फाइन, मतलब 60% से ज़्यादा फायदा है। उनको स्पाइन में इशू हो गया है बेसिकली। पापा का जो मेन जो इशू हुआ था, सिस्टर की शादी थी फरवरी में, उसके जस्ट बाद पापा की तबीयत खराब हो गई थी, तो पापा को स्पाइन में इशू हो गया था बेसिकली। चलिए, थैंक यू सो मच। ये लेक्चर रहेगा शाम को 10 बजे तक एज यूजुअल। आप इस लेक्चर को देख सकते हो। रात को 10 बजे तक ये लेक्चर पब्लिक रहेगा। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। सेम टाइम पे लेक्चर रहेगा प्रोबेबली। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाय बाय। जय माता दी। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।